गुड इवनिंग सर। गुड जय इवनिंग। हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हो क्या भाई? हाल चाल? मस्त हो? आ गई भी, पब्लिक आ गई। यस सर, आ गई। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, कहाँ पर थे? राउट्स लॉ। राउल्स लॉ कर रहे थे। अच्छा, तो राउल, राउट्स स्टार्ट कर रहे थे। हाँ वही, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। राहुल साहब का मानना यह है कि अगर आप किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, अब जैसे हमने जो केस बनाया था वो कौन सा केस बनाया था? वॉलेटाइल किसको लिया था? सॉल्वेंट को। ठीक, तो हमने ये बोला था कि अगर आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन तैयार करें तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उस वॉलेटाइल कंपोनेंट पर जब आप राउल्स लॉ लगाएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि जो वेपर प्रेशर होगा उस वॉलेटाइल कंपोनेंट की वजह से वो उसके प्योर वेपर प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। कुछ याद आ रही है वाली बात? यानी जो राउल्स लॉ हमने किया था, वो राउल्स लॉ जो किया गया था, अब जैसे अब करेंगे वो वाला केस, तो ये वाला केस बनाया जाएगा। इस जो हम लोगों ने बात की थी वो ये वाली बात की थी। हम लोगों ने जो केस बनाया था वो केस ये था जिसमें बताया गया था कि जो हमारा पी एस होता है वो पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट के बराबर होता है। अब ये काई सॉल्वेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो आपका सॉल्वेंट है। अगर सल्यूट भी वॉलेटाइल कंपोनेंट होता, जो मैं अगला केस बनाऊंगा, तो उसमें सल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन यूज कर लेता। अभी हम बात करेंगे। यानी अभी जो हमने केस बनाया था वो केस ऐसा था जिसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। जब आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्वेंट इवापोरेट करेगा। उस इवापोरेशन से जो वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर इंटू उसके मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। अब इसी में आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू 1 माइनस काई सोल्यूट। बताओ, समझ पाए ये? यस सर। यस सर। तो मैंने सवाल कैसे भी करके इधर उधर करके सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन ये वो पहला केस है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो डिप कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो जितनी ज्यादा चीनी गिरती जाएगी उतना ज्यादा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। ये हमारा पहला केस था जिसमें न्यूमेरिकल भी बनाए जा सकते हैं। तुम समझ रहे हो कि किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब दूसरा केस बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब आप किसी वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। यानी वॉलेटाइल भी, सॉल्यूट भी वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल होगा, और अब आप उन दोनों को मिलाएंगे। अच्छा, तुम खुद सोचो ऐसा केस कब बनेगा? सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, ये केस कब बनेगा? जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो। आप समझिए, अरे चीनी वीनी थोड़ी ना, समझो चीनी पर नमक को घोल के आप सोल्यूशन बनाएंगे तो चीनी नमक थोड़ी ना उड़ती है, उड़ता कौन है? पानी। लेकिन जब आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक सोल्यूट लिया लिक्विड और दूसरा सॉल्वेंट लिया लिक्विड और दोनों को आपस में मिला दिया। यानी सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों को आपस में मिक्स किया जा रहा है और मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन तैयार हुआ उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। यह काम भी राउल्स लॉ की मदद से कराया जा सकता है, क्योंकि राउल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट के ऊपर आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वॉलेटाइल कंपोनेंट पर आप मुझे इस्तेमाल करेंगे उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके उसका वेपर प्रेशर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है यह कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं दूसरा केस बनाने की कोशिश करूं जिसमें यह कहा गया है, जैसे ये वाला केस लिया गया है, ये हमारा दूसरा केस हो गया जिसमें हमारे दोनों लोग वॉलेटाइल। ठीक, अब इस केस में क्या बोल रहे हैं? इस केस में ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है, हमारे पास दो लोग वॉलेटाइल हैं और ये जो लिक्विड आप बनाने लिए गए हैं ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, बढ़िया सोल्यूशन तैयार करते हैं। यानी एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स करके एक बढ़िया सोल्यूशन तैयार करेंगे, लेकिन ए और बी दोनों वॉलेटाइल। यानी केस क्या है? केस ये है कि आपने सबसे पहले एक लिक्विड लिया ए, इस ए लिक्विड को आपने बी लिक्विड के साथ मिला दिया, ये बी लिक्विड ले लिया, दिस इज ए लिक्विड, ये बी लिक्विड है जिसमें बी के बीच में बॉन्डिंग है। इन दोनों को मिलाकर आपने एक नया लिक्विड तैयार किया, नया सोल्यूशन तैयार किया जो कि ए बी। अच्छा, क्या ये ए लिक्विड वॉलेटाइल है? हाँ, ये वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल है तो इसका मतलब ये भी उड़ता होगा। अगर ये भी उड़ता होगा तो इसका भी अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर होगा। मान लेते हैं वो वेपर प्रेशर मेरा पी ए नॉट है। बताओ, समझे बात को? प्योर वेपर प्रेशर, दिस इज प्योर लिक्विड ए जो कि वॉलेटाइल है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए वो पी ए नॉट। ठीक है ये।
अच्छा, अब आते बी पर। बी भी वॉलेटाइल है, बी हमारा सॉल्वेंट है। मान लीजिए बी अगर सॉल्वेंट है तो वो भी वॉलेटाइल है। अगर वो भी वॉलेटाइल है तो ये भी अपना एक वेपर प्रेशर शो करेगा, यानी प्योर स्टेट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा जिसको आप पीवी नॉट बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या होगा? अब सर आप इन दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों मिसिबल है। मिसिबल मतलब दोनों मिल जाते हैं और एक बढ़िया सोल्यूशन तैयार करते हैं ये। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो मिलने के बाद क्या ए उड़ेगा नहीं? यहां पर ए नहीं उड़ेगा? उड़ेगा क्या? बी नहीं उड़ेगा? सर यहाँ ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा, यानी ये जो वेपर बनी है इस वेपर में ए भी होंगे और इस वेपर में बी भी होंगे, और इस वेपर का अपना, इस सोल्यूशन का अपना एक वेपर प्रेशर होगा जिसको आप पीटी कह सकते हैं। तो दोनों का एडिशन कर देंगे। अब यही सोचना है, ये टोटल वेपर प्रेशर पीटी। अब आप ये बताइए ये टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाए? तो एक दिमाग कहता है कि सर पीटी में पीए का भी कंट्रीब्यूशन है, पीबी का भी कंट्रीब्यूशन है, तो जो पीटी होना चाहिए वो पीए नॉट पीबी नॉट होना चाहिए। लेकिन यहां एक गड़बड़ है यार, तो मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, मोल फ्रैक्शन को भी तो यूज करना चाहिए। यानी ये जो पीटी है उसमें ए का भी हिस्सा है, इसमें बी का भी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी मुझे जो समझ में आता है वो ये कि पीटी पार्शियल प्रेशर जैसा, बिल्कुल जो पीटी है वो मुझे पीए प्लस पीबी दिखाई देता है। ये सही, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, यानी ए का हिस्सा प्लस बी का पार्शियल प्रेशर, दोनों को जोड़कर टोटल वेपर प्रेशर तैयार हो गया। अब ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब आएगा डाल्टन्स लॉ, अब राउल्स लॉ। राउल्स क्या कहता है? राउल्स कहता है कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपको निकालना है उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके पीए निकाला जा सकता है। बताओ, समझे बात? Yes, sir. वेपर प्रेशर निकालना चाहूं तो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को बी के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं। यानी पीए पता चल गया, पीबी पता चल गया, यानी यहां पर ए का हिस्सा और बी का हिस्सा पता चल गया, दोनों को जोड़कर पीटी निकल आएगा, खेल खत्म हो गया। यानी पीटी की जो वैल्यू है इस तरह के बाइनरी सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं ए एंड बी, जो दोनों मिसिबल हैं और दोनों वॉलेटाइल हैं, ऐसे में पीटी की वैल्यू पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी से निकाली जाती है। सब कुछ सवाल में गिवन होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज पीबी नॉट 1 माइनस काई ए। चाहे तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत और उल्टा सीधा लिख सकते हैं, पीबी नॉट काई ए को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा पीए नॉट माइनस पीबी नॉट। जैसे चाहे वैसे लिख दे, अब ये सब एक ही बात। यानी आप मुझे ए और बी का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे दीजिए और ए या बी में से किसी भी एक का कॉम्पोजिशन दे दीजिए, मोल फ्रैक्शन दे दीजिए। मैं आपको वो जो सोल्यूशन आपने बनाया है मिसिबल लिक्विड्स का, उस सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कैलकुलेट करके बता सकता हूं। अभी इससे ज्यादा कुछ मत सोचो, पहले यहां तक सोचो बस। सर हाँ सर, अपन ने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लगाया है। देखो पार्शियल प्रेशर तो मत बोलो, मतलब ऐसे बोलो जैसे ए का अकेले जब ए उड़ता तो उसका वैल्यू होता पीए नॉट, लेकिन आज ए उसी टेम्परेचर पर बी के साथ, जब ए और बी के साथ आएगा तो अब जो ए उड़ेगा उसका जो उड़ने, क्योंकि अब तुम समझो बात को, इसके जो पर यूनिट सरफेस एरिया है उसमें ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, तो अब राउल्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो अब जो ए का कंट्रीब्यूशन आएगा इन वेपर्स में, जो ए का प्रेशर आएगा वो अकेले पीए नॉट से नहीं निकलेगा, वो पीए नॉट इंटू काई ए से निकलेगा। दिस इज राउल्स लॉ। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ ऑन ए कंपोनेंट एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ ऑन बी कंपोनेंट। और राउल्स ने ये बोला था कि आप किसी भी कंपोनेंट पर मुझे इस्तेमाल कर लीजिएगा, किसी भी उस कंपोनेंट पर मुझे इस्तेमाल कर लीजिएगा जो वॉलेटाइल, यानी अगर मेरा एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है तो मुझे आप इस्तेमाल करिए। कैसे? अगर आपको इस आदमी का वेपर प्रेशर निकालना है तो इस आदमी के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर को इस आदमी के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके इस आदमी का यहां क्या हिस्सा है वेपर्स के अंदर वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोग समझ रहे बात को? यानी टोटल वेपर प्रेशर पीए प्लस पीबी से निकल के आएगा और पीए को पीए नॉट काई ए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं और पीबी को पीबी नॉट काई पी नॉट बी काई बी जो है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, और दोनों को जोड़कर इस सिस्टम का, इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पीटी कैलकुलेट किया जा सकता है। सर हाँ सर, ये मतलब ए कंटेनर में जो गैस है और बी में जो है वेपर, हाँ नॉन रिएक्टिंग है। हाँ, मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, यहां पर भी जो वेपर्स बनेंगे अपना तैयार हो गया। अब देखो, अभी तुम डाल्टन को बीच में मत लाओ। डाल्टन आता है गैसियस फेज में जब बातें की जाती। अभी तो क्या हो रहा है कि आपने दो लोग, व्हाट इज काई ए किसे कहेंगे? काई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस लिक्विड फेज के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन क्या है?
काई ए, और लिक्विड फेज के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, काई बी। यानी वेपर प्रेशर निकालने के लिए काई ए काई बी की जरूरत पड़ती है। यानी इस लिक्विड ने कितना वेपर प्रेशर क्रिएट किया उसके लिए राउल्ट्स लॉ लगाना पड़ता है, और उसके लिए काई ए काई बी की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे। दूसरा पोर्शन क्या है सर एक सेकेंड, आपने ये सर्कल के नीचे ए और बी क्या लिखा है? ये एक लिक्विड हो गया ए, जिसमें ए और ए आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब सारे लोग ए हैं। इफ दिस इज ए लिक्विड, तो ए लिक्विड में हम भी ए, तुम भी ए, तुम भी ए, यानी सारे मॉलिक्यूल ए ए ए ए के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स बी 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 के नाम से जाने जाते हैं। जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ए और बी आपस में जुड़ने लगेंगे, तो अब ए और बी बन जाएगा। नाउ दिस इज न्यू लिक्विड ए बी। मेरी बात समझ रहे हो? यानी आइडियल सोल्यूशन के लिए ये कहा जाता है, अगर मैं यहां पर एक वर्ड यूज करूं, फॉर आइडियल सोल्यूशन, एक चीज तो क्लियर है, फॉर आइडियल सॉल्यूशंस ए interactions is equal to AA interactions and BB interactions are equal to AB interactions। ये आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन है। यानी सोल्यूशन आइडियल तब बनेगा जब दो एक जैसे लिक्विड मिलाए जाएं। क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन के साथ मिला दिया जाए, हेक्सेन को हेप्टेन के साथ मिला दिया जाए। यानी जब दो सोल्यूशन, हम इस बारे में अलग से भी बात करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, लेकिन फिर भी दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, सोल्यूशन आइडियल तभी बनता है जब दो ऐसे लिक्विड्स को मिलाया जाए जो लगभग एक जैसे होते हैं। समझो, यानी आपने बेंजीन को टोलुइन के साथ मिला दिया, बेंजीन टोलुइन लगभग एक जैसे लोग हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट भी सिमिलर हैं, दोनों में एक ही तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो लगभग आइडियल सॉल्यूशन माना जाएगा। यानी जब एक जैसे लोगों को मिलाया जाता है तब जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो एक आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और एक जैसे लोग कौन से होंगे? जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो इंटरेक्शन, जैसे यहां ए है, अगर कोई पूछे ए को उड़ने के लिए कौन रोकेगा, तो क्या जवाब देंगे आप? ए रोकेगा। यानी इस सरफेस में अगर ए उड़ना चाहता है तो जैसे ही ए बाहर निकलने लगेगा उसको कौन पीछे से खींचेगा? ए खींचेगा। लेकिन अब अगर यहां ए से पूछा जाए तुम्हें कौन रोकना चाहता है, तो क्या जवाब देगा? बी। मैं जब उड़ता हूं तो मुझे बी रोकता है, लेकिन ए को पता ही ना चले कि उसको ए रोक रहा है या बी रोक रहा है। दैट मींस ए इंटरेक्शंस आर सिमिलर एज ए बी इंटरेक्शंस, आइडियल सॉल्यूशन। यानी ए को लगेगा जैसे पहले उड़ते थे वैसे अब भी उड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बी को लगेगा, बी कहेगा जब पहले उड़ते थे बी रोकता था, आज हमें ए रोक रहा है, जैसे पहले रोकता था वैसे अब भी रोकता है। द इंटरेक्शंस आर सिमिलर, यानी व्हेन ए बी बी इंटरेक्शंस आर जस्ट सिमिलर एज ए बी इंटरेक्शंस, द सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ सर, दोनों नहीं रोकेंगे, ए और बी दोनों, लेकिन इंटरेक्शन से जो नया रोक रहा है उसकी बात कर रहा हूं। मतलब ए को ए तो पहले सर ए को लगेगा कि जैसे कि बस वही है उस कंटेनर में, मतलब ए को ए तो पहले भी रोक रहा था, ए को ए यहां भी रोकेगा, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ेगा? जब ए को बी रोक, क्या चीज? यानी कि ए को तो पहले रोक ही रहा था, ए को ए रोक रहा है, बी भी आ रहा। नहीं, बी आया ए की जगह, नहीं समझे? अच्छा, बी ए की जगह, बी ए की जगह। भाई अब सरफेस पर ए भी थे बी भी थे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जब मैं उड़ता था मुझे अकेला ए रोकता था, अब मैं जो उड़ रहा हूं मुझे अब नया एक आदमी बी भी रोक रहा है, लेकिन ए और बी का इंटरेक्शन बिल्कुल ए इंटरेक्शन जैसा है, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी जैसा बना है सोल्यूशन वो एक आइडियल सोल्यूशन। और इस आइडियल सोल्यूशन के बारे में हम बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन इस आइडियल सोल्यूशन के बारे में अगर कोई तुमसे ये पूछे क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज डेल्टा एच मिक्सिंग, बताओ क्या आंसर लिखते हो? डेल्टा एच मिक्सिंग। मैं अभी बात करता हूं, सब लोग पहले बताओ ये वाला पेज समझ में आ गया? ये पीटी निकालने का तरीका। अब तुम बताओ इस पे न्यूमेरिकल समझ में आ गया? क्या पूछे जाएंगे? पी नॉट, हम अभी का सवाल लिख भी लेंगे, पी नॉट वैल्यू दे देगा, काई की वैल्यू दे देगा, पीटी निकालो। आ गया एक सवाल, छोटा सा सवाल, ऑब्जेक्टिव हर साल उल्टा सीधा करके पूछ लेता है, बहुत सवाल। ठीक, लेकिन अभी हमने वेपर फेज के बारे में बात नहीं की, अभी हमने सिर्फ काई काई बी की बात की है, जिससे उस लिक्विड का, जिसको आपने आइडियल सॉल्यूशन बोला है, उस लिक्विड का आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ पीए नॉट, पीबी नॉट एंड काई काई बी। ठीक, अच्छा, अब यहां पर क्योंकि एक आइडियल सॉल्यूशन का नाम आया है तो इसके बारे में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि जब ए बी बी इंटरेक्शंस के सिमिलर होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। और इस आइडियल सॉल्यूशन के लिए 4 कंडीशंस बिल्कुल सीधी हैं। इन 4 बातों को लेकर बिल्कुल सीधी बात बोली जा रही है, और वो ये है कि जब आप इस आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इस आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग, सोच के जवाब देना भाई, बताओ जरा जल्दी से। अभी एक बच्चा बता भी रहा था, ए होगा सर और बी आपस में मिल रहे हैं
और ये ए बी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मान लीजिए ए बी इंट्रैक्शन तैयार हो रहा है। अब आप बताइए क्या होगा? इंट्रैक्शंस, ए बी इंट्रैक्शंस अगर होंगे तो कैसे होंगे बताइए? ए का ए बी के साथ इंट्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ए का ए के साथ इंट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, यस सर। बी को बी के साथ भी तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ए और ए फ्री होंगे आपस में बाइंड होने के लिए। क्लियर है ये? अच्छा, अभी आपने बोला कि सर ये इंट्रैक्शन और ये इंट्रैक्शन दे आर सिमिलर, यानी ऐसा हो गया। अगर मैं सही से रिएक्शन जैसा करके लिखूं ऐसे, वो कह रहा है ऑल द इंट्रैक्शंस आर सिमिलर। मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसा है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यस सर। इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, बट द एनर्जीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। यस सर। अब जो ए बी का बॉन्ड बनेगा इससे एनर्जी रिलीज होगी, यस सर। लेकिन वो भी एनर्जी लगभग सिमिलर है, जो दो देनी पड़ रही है उसी के बराबर, यानी जितनी देनी पड़ रही है लगभग उतनी निकल रही है, यानी नेट हीट का लेन देन तो जीरो नजर आता है। जीरो। यानी कहने का मतलब यह हुआ एक आइडियल सॉल्यूशन जिसमें इंट्रैक्शंस सिमिलर होते हैं, यानी सिमिलर टाइप के इंट्रैक्शंस रिप्लेस कर रहा है दूसरा मॉलिक्यूल, यानी जो इंट्रैक्शन मेरे अंदर है वही इंट्रैक्शन आपके अंदर है और लगभग एक जैसा कुछ मामला चल रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी पहली कंडीशन तो ये फिक्स हो गई कि इनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग वो जीरो होती, यानी मिक्सिंग के दौरान हीट का लेन देन लगभग जीरो कंसीडर किया जाता। दूसरी बात, अगर कोई ये पूछे इस पूरे खेल में वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, 10 ml हमारा 10 ml तुम्हारा मिलकर या तो 20 ml बनेगा या 19 ml बनेगा या 21 ml बनेगा, बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? सर जब इंट्रैक्शन एक जैसे है, जब इंट्रैक्शन एक जैसे है तो हमारा वॉल्यूम मिला आपके वॉल्यूम से और मिर्कल वॉल्यूम डबल हो गया। सर इसमें क्या सोचना है, सब कुछ एक जैसा है, यानी ए को बी से बिल्कुल उतना ही लगाव है जितना ए को ए से लगाव है, यानी ऐसे में 10 ml मिलके 20 ml बनेंगे और वॉल्यूम में जो चेंज नजर आएगा वो जीरो होगा। बताओ समझे बात को? यानी वहां भी 20 ml तैयार होगा, यहां 10 20 से वॉल्यूम चेंज, मिक्सिंग का वॉल्यूम चेंज इज जीरो। तीसरी बात, सोच के जवाब देना, क्या इस प्रोसेस का डेल्टा जी मिक्सिंग बता सकते हो? पढ़ा है तुमने फ्री एनर्जी चेंज? नो सर। नो सर। नो सर। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात बोल सकते हैं, जो हमारा फ्री एनर्जी चेंज होगा अभी के लिए सिर्फ इतनी बात बोल सकते हैं, अगर मिक्सिंग हुई तो दैट मींस प्रोसेस हुआ मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप मिक्स हो गया, हमने एक एक को जोड़ा नहीं है, हमने दो लोग मिला दिए, मिल गए, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप मिक्सिंग हो रही है। और कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होगा उसके लिए डेल्टा जी हमेशा लेस देन नेगेटिव। इस बात को बिल्कुल अभी याद कर लेते हैं। अगर मिक्सिंग हुई, मैं तो ये तक कह सकता हूं, अगर ये सोल्यूशन आइडियल ना भी होता, समझिए बात, अगर ये आइडियल ना होता, लेकिन मिक्सिंग तो हो रही है, सोल्यूशन भले आइडियल ना हो लेकिन मिक्सिंग हो रही है सर, अगर मिक्सिंग हो रही है तो उस प्रोसेस का भी डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा कंफर्म। यानी सोल्यूशन अगर आइडियल बन रहा है तो भी लेस देन जीरो, आइडियल नहीं बन रहा है तो भी लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ मिक्सिंग का प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, आइदर इट इज मेकिंग एन आइडियल सोल्यूशन और अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इफ मिक्सिंग इज देयर, द डेल्टा जी मिक्सिंग शुड बी लेस देन जीरो बिकॉज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर? सर डेल्टा जी फ्री एनर्जी क्या था? फ्री एनर्जी चेंज। अब मैं थोड़ा सा बाद में हम कभी थर्मोडायनेमिक्स में इस बारे में बात कर लेंगे। फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज फ्री एनर्जी चेंज एंड दिस फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज लेस देन जीरो इफ द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। चौथी बात, अगर मैं इसी में डेल्टा एस मिक्सिंग की बात करूं, ये पढ़ा है तुमने फ्री एंट्रोपी चेंज? यस सर। यस सर, ये पढ़ा। कोई सोच के बता। पॉजिटिव होगा ये। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो सर क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है ना। अरे स्पॉन्टेनियस का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है? होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में। जीरो। सर एंट्रोपी भी नहीं बोल सकते, जीरो होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक भी होगा और एंडोथर्मिक जीरो होगा। नहीं, लक्ष्य तुम जीरो क्यों कह रहे हो? सर क्योंकि ना हीट जा रही है ना आ रही है सिस्टम से बाहर, ठीक है, तो सर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है ना डेल्टा एस के लिए रिएक्शन के लिए। नहीं, तुम समझ रहे हो मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब समझ रहे हो? ये यहां पर इन दोनों की अपनी एक एंट्रोपी है, यस सर। मिल गए तो एक नई एंट्रोपी बनी। Yes, यहां sir. और यहां की एंट्रोपी का जो डिफरेंस है वो पूछ रहा हूं। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है पॉजिटिव होगा बढ़ सर, जाएगी ना, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी ज्यादा बढ़ रही है। सर रैंडमनेस बढ़ जाएगी सर, ए बी साथ में आ जाएंगे। पॉज हो गया। सर यूनिवर्स की एंट्रोपी ज्यादा बढ़ रही है।
यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो इस सिस्टम के एंट्रोपी चेंज की बात हो रही है। तो जीरो। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या सब लोग इस बात को एग्री करते हैं कि एंट्रोपी रैंडमनेस से लिंक होती है? यस सर। यस सर। एंट्रोपी अनसिमेट्रिक से लिंक होती है। सिस्टम जितना अनसिमेट्रिक होगा उतना रैंडम कंसीडर किया जाएगा, और जो Yes, सिस्टम sir. सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक बहुत मतलब हो रहा है आप। ऑर्डर में। इसका मतलब आपके अंदर उछलकूद कम है। अगर आप अनसिमेट्रिक है तो आप क्या बोले, क्या यार तुम्हारे अंदर उछलकूद ज्यादा है, दैट मींस तुम्हारी एंट्रोपी ज्यादा। ठीक, आप गौर से देखिए, इस ए की शक्ल अगर हम बनाते हैं तो इस ए की शक्ल को अगर गौर से देखा जाए तो ये ऐसे समझ रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं ये ए, जरा समझना बात, एक ए मिलकर ये ए। ठीक, इसको आपने बीबी के साथ जोड़ना है, चलिए इसको बीबी के साथ जोड़ देते हैं। ए को मैंने बीबी के साथ जोड़ा तो ए बीबी के साथ। वीडियो पॉज हो गया आपकी बार बार। सर वीडियो अटक गई। सर वीडियो बार लैग हो रही है, सर वीडियो बार लैग हो रही है। अच्छा, अब एक मिनट रुकते, हो सकता सही हो जाए, अभी कुछ नेट का कभी कभी दिक्कत आती है। सर अभी तो सही है। ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसा फेज आता है, मैं फिर से बोल देता हूं। एंट्रोपी का मतलब दोबारा बता दो। देखो, एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अभी हम सिर्फ इतनी बात बोल रहे हैं, एंट्रोपी का मतलब है आपके अंदर जो सिस्टम जितना रैंडम होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा कंसीडर की जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने चाय को ठंडा रखा और चाय को गर्म कर दिया, तो जो गर्म चाय है उसकी रैंडमनेस ज्यादा है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, और ठंडी चाय की, समझ रहे हो बात को? तो यहां पर भी वो ये कह रहा है कि आपके पास ये ए का मॉलिक्यूल है जिसमें दो ए मान लेते हैं, एक ए ये है, एक ए ये बीबी है, एक बी ये है, एक बी ये है, और इन दोनों के मिलने से ए बी तैयार होगा। लीजिए आपके सामने ए बी तैयार कर देते हैं, और इन दोनों के मिलने से एक ए बी तैयार हो रहा है, और ए बी कुछ दिखाई देगा ऐसा, ये ए बी बन गया। जरा समझना बात, बताओ समझे बात? यस। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा पहला ए है और ये जो बीबी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये ए सिस्टम इज सिमेट्रिक सिस्टम? सारे ए एक जैसे होंगे? यस। ये वाला जो बीबी है, सारे बीबी एक जैसे होंगे, सिमेट्रिक सिस्टम। इनके मिलने से जो ये आदमी बना है, सर ये आदमी ठीक नहीं लगता, दिस अनसिमेट्रिक, एक छोटा एक बड़ा गोला और सारे ऐसे होंगे। इसका मतलब ये हुआ ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज मोर अनसिमेट्रिक सिस्टम, सो side will be more the entropy of the reactant side, so the change in entropy will be positive। बताओ समझे बात? पॉजिटिव। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब कभी भी मिक्सिंग होगी तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर, जब कभी भी मिक्सिंग होगी तो बहुत क्लियर है कि एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव ही होना है, यानी डेल्टा एस मिक्सिंग हमारा पॉजिटिव होना है, तो ये आपका ग्रेटर देन 0। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सब पॉज हो गई सर वीडियो। पॉज हो रहे थे आप बीच में। अच्छा, मैं फिर से बोलूं? सर यानी कि ठीक से Yes, sir. समझ नहीं आया। मैं बताता हूं फिर से। अब देखो, बहुत ज्यादा तो डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, पॉज हो गए फिर से आप। सर फिर चली गई वीडियो। सर फिर से एक सेकंड में जरा चेक कर लेता हूं, कुछ हो शायद प्रॉब्लम। ये बीबी बड़ा क्यों बनाया है? एक्सक्यूज मी सर, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट देर हो बाद इसमें। सर आएंगे। लाल थी भाई। यार कुछ आ रहा है क्या अब? सर अब सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा नेट की स्पीड का थोड़ा सा इशू लग रहा है।
अब फिर से एक बात बोल रहा हूं मैं, हम बहुत डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल एक सीधी सी बात कर रहे हैं। मैंने एक लिक्विड लिया ए, जिसमें सारे ए आपस में बात कर रहे थे, यानी द सिमेट्रिक ऑफ सिस्टम, ऑल द इंटरेक्शंस आर ए इंटरेक्शन, एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा लिक्विड लिया बी, जिसमें सारे लोग बी टाइप के लोग थे, सब एक जैसे लोग थे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ए बी के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो जब ए बी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अब जो सिस्टम तैयार होगा वो कुछ इस टाइप का सिस्टम होगा। और ये सिस्टम में एक गोला छोटा है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक गोला छोटा है, एक गोला बड़ा है। तो सर दिस इज नाउ नॉट सिमेट्रिक सिस्टम, ये सिमेट्रिक नहीं है सर। इसका मतलब ये हुआ जब आप ए बी बनाते हैं तो ए बी इज ऑलमोस्ट अनसिमेट्रिक एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड इज मोर सिमेट्रिक एंड द प्रोडक्ट साइड इज हाईली अनसिमेट्रिक, यानी प्रोडक्ट साइड की एंट्रोपी ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड की एंट्रोपी कम है। इसलिए चेंज इन एंट्रोपी रिएक्शन का क्या होगा? ग्रेटर देन 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्रोडक्ट साइड की एंट्रोपी में से जब आप रिएक्टेंट साइड की एंट्रोपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज मिक्सिंग के बाद जो भी बनता है वो मोर अनसिमेट्रिक होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड। इसलिए ये तो कंफर्म है सर, जो सोल्यूशन आपने तैयार किया चाहे वो आइडियल होता है चाहे वो नॉन आइडियल होता, मिक्सिंग अगर हुई है सर तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी और डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। इनमें क्या चेंजेस आएंगे जब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तब करेंगे। अभी जो समझ में आ रहा है वो ये कि द इंटरेक्शंस आर सिमिलर, सो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी 0, द इंटरेक्शंस आर सिमिलर, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी 0, बट सिंस द मिक्सिंग इज देयर सो डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी लेस देन 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर सर? बट ए एंड बी डेल्टा एच मिक्सिंग फिर से एक्सप्लेन कर दो। यस सर। डेल्टा एच, यस सर। ठीक, एक काम करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकली समझाते हैं। ए को तोड़ने के लिए 50 जूल की एनर्जी चाहिए, बी को तोड़ने के लिए 50 जूल की एनर्जी चाहिए सपोज। तो जब ए और बी बनेगा तो 50 जूल एनर्जी निकलेगी भी, तो नहीं समझे? यानी वो तभी तो होगा जब इंटरेक्शन सिमिलर होंगे। अगर इंटरेक्शन सिमिलर हैं तो ए को तोड़ने में जो एनर्जी गई, बीबी को तोड़ने में जो एनर्जी गई, वही तो ए बी के बनने में निकल भी आएगी। यानी गई 100 निकली 100, यानी अल्टीमेटली ना गई ना निकली, नेट एनर्जी का लेन देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0। लेकिन ये तभी तो हो सकता है जब इंटरेक्शन सिमिलर हो। सोचो अगर ए बी का इंटरेक्शन कमजोर होता, एक कमजोर इंटरेक्शन, यानी कमजोर इंटरेक्शन बनने जा रहा है, तो ऐसे में जब बॉन्ड बनेगा तो निकलेगी कम, बात समझे बात को? यस सर। और देनी ज्यादा पड़ेगी। उस केस में प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, यानी वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एक नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइडियल सोल्यूशन की कहानी ये है कि ऐसा है, जो भी मिक्सिंग की एंट्रोपी जो भी मिक्सिंग की एंथैल्पी चेंज होगी वो 0 होगी। वो तभी हो सकता है जब इंटरेक्शन सिमिलर, यानी सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से उनके मिक्सिंग से जो लिक्विड सोल्यूशन तैयार होता है वो आइडियल की कैटेगरी में डाला जा सकता है। अभी हमने एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं, ना कुछ करने जा रहे हैं, सिर्फ एक रफ आइडिया तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि आइडियल सोल्यूशन कब बनेगा। आइडियल सोल्यूशन तब बनेगा जब दो लोग आपस में मिले और उनको मिलने के बाद उनमें से किसी को ऐसा ना लगे कि उनके साथ कुछ नया हो गया। उनको लगेगा जैसे पहले थे वैसे अब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे लोग हैं। हमारा उसके साथ बातचीत, हमारे अपने वाले के साथ बातचीत, हमारे दूसरे वाले के साथ बातचीत, सब सिमिलर टाइप की है, यानी इंटरेक्शंस आर सिमिलर, द सोल्यूशन विल बी आइडियल। एंड इन दैट केस ये 4 चीजें हमें ध्यान रखनी। यहां तक ठीक है? यस सर। सर वॉल्यूम सर इन लोग का अलग अलग क्यों है, मतलब सेम क्यों है सर? वॉल्यूम मैंने सेम लिया है, इसका 10 ml इसका 10 ml मिलकर 20 ml बन जाएगी। तुम समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर तुम इसका 10 लेते हो इसका 20 लेते हो तो इसका 30 बन जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0, ये बताना चाह रहा था। यस। तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0 क्योंकि सब सिमिलर है, सब एक जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को पता ही नहीं चलेगा कि वो बी के साथ जुड़ा, क्यों? क्योंकि जितना वो पहले अट्रैक्ट होता था बी के साथ, ए के साथ, उतना आज बी के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। द अट्रैक्शंस इंटरेक्शंस आर सिमिलर, द सॉल्यूशन विल बी आइडियल। सर हम इस मिक्सचर को ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ए के मॉलिक्यूल्स को जितनी स्पेस मिल रही थी वॉल्यूम में 10 ml जैसे सपोज, तो अगले वाले में 20 ml मिल रही है, तो एंट्रोपी उससे इंक्रीज हो गई। ऐसे भी कह सकते हैं आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं आप। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जब आप सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक सिस्टम की बात करते हैं, जब आप एंट्रोपी की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा ये जो वॉल्यूम वाला केस है ये जनरली गैसियस सिस्टम के लिए ज्यादा पिक्चर में आता है। गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है कि उसको वॉल्यूम ज्यादा मिला तो उसकी रैंडमनेस ज्यादा इंक्रीज कर रही। बट लिक्विड्स के लिए तो बहुत ज्यादा सीधी सी बात समझ में आती है। अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम अनसिमेट्रिक सिस्टम बनने जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये सिस्टम पक्का अपनी एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चीनी को जब पानी में घोला जाए तो पानी
पानी की एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर चीनी आने से अब अनसिमेट्रिक सिस्टम तैयार हो जाता है। पहले पानी अकेला था, सिमेट्रिक, पानी 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 पानी। अब पानी के अंदर पानी चीनी पानी चीनी पानी चीनी। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो सिस्टम बना दैट इज अ सोल्यूशन व्हिच इज अनसिमेट्रिक सिस्टम, द एंट्रोपी इंक्रीजेस। सॉल्यूशंस की एंट्रोपी सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलके बनता है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट एक अनसिमेट्रिक सिस्टम होता है। इसलिए सॉल्यूशन की एंट्रोपी सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा मानी जाएगी। जितनी चीनी बहाते जाओगे एंट्रोपी उस सिस्टम की बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सिस्टम उतना ही ज्यादा रैंडम बनता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा अनसिमेट्रिक बनता चला जाएगा। हम इस बारे में डिटेल में आगे भी बात करेंगे। बट आपने तो सिमिलर लिए ना कंपोनेंट्स। अभी हमारा पहला केस है, जिसमें हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की है, जिसमें ए और बी को मिलाएंगे। ए और बी को मिलाने से सब कुछ एक जैसा है, इंटरेक्शंस आर सिमिलर, एवरीथिंग इज सेम। इन दैट केस वी गेट एन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर दैट आइडियल सॉल्यूशन द टोटल वेपर प्रेशर विल बी PA naught chi A plus PB naught chi B, and the delta H mixing, delta V mixing will be 0, and delta G mixing, delta S mixing will be less than 0 and greater than 0 respectively. बताओ, समझे बात? आगे ही नहीं बढ़ने देते फिर। हाँ बोलो बको। सर यहाँ पे इंटरेक्शन सेम है, एटम तो सेम नहीं है ना? नहीं, एटम अलग अलग है, दो अलग अलग लोग हैं। एक बेंजीन है और एक टॉलुइन है, एक क्लोरोबेंजीन है, एक सर मींस मॉलिक्यूलर वेट सेम ही है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम है। आसपास का बहुत ज्यादा अंतर लोगे तो सोल्यूशन आइडियल कभी नहीं बनेगा। आइडियल सोल्यूशन भी तो बड़ा सोचो, एक वर्ड लगा है, तुम कितने पढ़े लिखे आदमी, तुम जानते हो एक वर्ड लगा दिया आइडियल, तुम्हें नहीं लग रहा यार ये नहीं होता सर कुछ, ये बेकार की बातें हैं ये सब कुछ। तो इसका मतलब है कि आइडियल बनाने के बड़ा खास, समझ लो बात को, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टॉलुइन, बेंजीन, हेक्सेन, हेप्टेन, लगभग एक टाइप के लोग ये बना सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन की उम्मीद मत करिए आप सर। बट एटम्स तो सिमिलर होते हैं, तो बॉन्ड बनेगा तो अनसिमेट्रिक कैसे होगा सर? एटम सिमिलर मतलब सर दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन है। हाँ दोनों में लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर तो कम ज्यादा करोगे कि नहीं, या दोनों ही एक जैसे आदमी ले लोगे? एक हेक्सेन ले लिया, एक हेप्टेन ले लिया, तो अंतर तो आया ना। दो अलग अलग लिक्विड तो लेने पड़ेंगे ना, मतलब एक ही लिक्विड को दो बार मिला दोगे तो फिर कोई सोल्यूशन थोड़ी ना बनाया तुमने। सिमिलर टाइप के इंटरेक्शंस के दो मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाए तो आइडियल सोल्यूशन बनेगा, जब ए बी बी इंटरेक्शंस ए बी इंटरेक्शन के बराबर, यानी ये दो। वीडियो पॉज हो गई वापस। अरे क्या चल रहा है? सर बहुत ज्यादा सर स्टाइल में, और वो सर वीडियो पॉज हो गया था। सेकंड के लिए पॉज हो गया। हाँ इसमें देखो हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ अनस्टेबल, यही लिखा था, उल्टा दिख रहा था। ये अभी सही हो जाएगा। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अब थोड़ा सा अब देखो, अब और आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगा। अभी जब नॉन आइडियल की बात करेंगे तब थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगी बात। अभी के लिए क्या हो रही है कि हमने एक आइडियल सॉल्यूशन बात की, राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन पे अप्लाई किया, पता क्या चला? ए कंपोनेंट पर राउल्ट को मारोगे तो PA naught chi A PA का हिस्सा आ जाएगा। जब बी कंपोनेंट पर राउल्ट को मारोगे तो PB naught chi B B का हिस्सा आ जाएगा, और ए और बी का हिस्सा जोड़कर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जरूरी बात क्या है वो तुम जोर नहीं दे रहे हो, तुम पता नहीं उल्टी सीधी बातों में लगे। जरूरी बात यह है लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको लिक्विड फेज के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। लिक्विड फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन, जिसको काई ए काई बी कहा जाता है, अगर वो पता है तो वेपर्स का प्रेशर निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा अब आते हैं वेपर फेज के पास। मैंने धीरे से ये बोला कि भाई देखिए नीचे तो लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन काई ए काई बी, क्या आप बता सकते हैं ऊपर वेपर फेज के अंदर ए और बी का कॉम्पोजिशन क्या है? ये सेकंड टॉपिक आ गया, यानी अब इसी के अंदर सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जब हम वेपर फेज के अंदर कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और तुम सब जानते होंगे इस बात को कि सर जब बातें वेपर फेज की चलती हैं और वेपर फेज के अंदर कॉम्पोजिशन की बातें चलती हैं तो डाल्टन साहब को ही बुलाना पड़ता है। यानी राउल्ट को बुलाओगे तो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शंस को यूज करके उस लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल के दे देगा। अगर डाल्टन को बुलाओगे तो उन वेपर्स के अंदर ए और बी का कॉम्पोजिशन निकाल के दे देगा। चलिए डाल्टन को बुला के देख लेते हैं, बहुत आसान। यानी मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर कॉम्पोजिशन वेपर फेज का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यानी सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपके पास एक ए और बी का सोल्यूशन है, ये आपने मिक्स कर दिया, आइडियल सोल्यूशन तैयार हो गया। इस जगह पर ए बी होगा, इस जगह पर बी बी होगा। अब सवाल ये बोला जाता है कि इस जगह पर ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, ये निकालना है। अब आप सबसे पहले बताइए इस वेपर का प्रेशर कितना है? पीटी। यस सर। और ये पीटी निकालने के लिए किसकी हेल्प चाहिए आपको? पीटी निकालने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? काई ए काई बी की। किस लॉ को यूज करना है? राउल्ट्स लॉ को। बताओ सबसे पहले। यानी अगर मुझे आप PA naught बता दें,
अगर आप मुझे पीबी नॉट बता दें और आप मुझे ए का मोल फ्रैक्शन बता दें, ए का पता चल जाएगा तो बी का अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, आप मुझे ए का मोल फ्रैक्शन बता दीजिए। अगर ये तीन बातें बता दें तो मैं खड़ाक से इसका वेपर प्रेशर निकाल सकता हूं। दैट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, दैट इज पीटी। क्लियर है? और ये पीटी हमें पता है राउल्ट्स के अकॉर्डिंगली पीए प्लस पीबी से निकाला जाएगा और पीए पीबी की वैल्यू पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी से निकाली जाएगी। ठीक, वो कह रहा चलिए ये तो आपने राउल्ट लॉ अप्लाई कर दिया, पीटी निकाल लिया, बड़ा अच्छा लगा। अब ये तो बता दीजिए कि यहां जो वेपर ए और बी की बनी है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, लिक्विड फेज में ए का मोल फ्रैक्शन तो काई है, वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। अरे यार ये तो डाल्टन है। डाल्टन ने क्या बताया है, जब कभी भी गैसियस मिक्सचर हो और उस गैसियस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर पता हो तो एक कंपोनेंट के प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करके आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। याद है डाल्टन्स लॉ? यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। यानी जब वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, और आज मैं ए के मोल फ्रैक्शन को YA से डिनोट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वेपर फेज के अंदर, इन वेपर फेज। और ये काम करने के लिए आपको डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा और बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। YA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को आप खोल खाल के लिख दीजिए पीए नॉट का ये, और टोटल प्रेशर को आप लिख दीजिए पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी। आप चाहें तो इसको 1 माइनस का ये भी लिख सकते हैं। बताओ सब लोग समझे पीए YA की वैल्यू निकालने का तरीका? यस सर। इसी तरह से अगर YB निकालना हो तो क्या करेंगे, YB निकालना हो तो लिख तो देते हैं चलिए PB बाई PT, वरना आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते थे 1 माइनस YA, एक ही बात है। चलिए हम पूरा ही लिख देते हैं PB नॉट का IB अपॉन PA नॉट का ये प्लस PB नॉट का IB। जैसे भी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा वैसे सॉल्व कर लें। सर ये याद थोड़ी करना है फॉर्मूला। याद क्या करना है, तो ऐसी है तो बिल्कुल क्लियर है। आपको जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो लिक्विड फेज का यूज करके आप पीटी निकाल लाइएगा, और उस पीटी को यूज करके आप वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा। और ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, यानी काई काईबी की मदद से। अच्छा एक सेकंड पहले बताओ, यहां तक कुछ समझ में आ रही है वाली बात? यस सर। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, तुम मुझे बता देना, क्योंकि वही ये खेल खत्म कर देगा पूरा। काईए काईबी की मदद से YA YB निकाला जा सकता है, और YA YB की मदद से काईए काईबी निकाला जा सकता है। बताओ समझे कि नहीं बात? यस सर। बस यस सर। इस पे 36 नुमेरिकल बना लीजिए सर, आप 36 नुमेरिकल। आप मुझे पी नॉट वैल्यू दे दीजिएगा, लेकिन सर पी नॉट वैल्यू मैं याद करके थोड़ा जाऊंगा। आप ए और बी की पी नॉट दे दीजिएगा और काईए काईबी में से काईए दे दीजिएगा। अब आपका जो दिल करे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। आप क्या पूछेंगे बताओ? पहला सवाल मैं क्या पूछूंगा? पी नॉट वैल्यू और काईए की मदद से सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? पीटी, टोटल वेपर प्रेशर, पीटी निकाला जाएगा। और उस पीटी की मदद से आप YA निकाल लीजिएगा, क्योंकि पीए बाई पीटी विल बी YA। यानी काईए काईबी की मदद से पीटी आ जाएगा, पीटी को यूज करके YA आ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शंस आपस में इस इक्वेशन से निकाले जा सकते हैं, जिस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। सर पीए और पीटी वही पुराने वाले हैं ना? वही पुराने वाले। पीए का मतलब हो गया पीए नॉट का ये देखिए, नहीं पीए हमने लिखा ना, पीटी की जगह क्या लिखा? पीटी की जगह लिखा पीए प्लस पीबी, पीए की जगह पीए प्लस पीबी, और पीए की जगह पीए नॉट का ये, और पीबी की जगह पीबी नॉट का बी। दिस इज का बी, वही जो पुराना वाला केस है। यानी ये वैल्यू हो गई हमारी पीए नॉट का ये, यस सर समझ में आ गया, प्लस पीबी नॉट का बी। समझ पाए? एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं ताकि और बात क्लियर हो जाए। चलिए इस पे छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सर 1 मिनट नोट कर लो। हाँ कर लो। हो गया सर। कर लिया? यस सर। यस सर। अब छोटा सा एक सवाल कर लेते सर हैं। इसमें नॉन आइडियल गैस भी वो भी आएंगी? कौन सी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम नॉन आइडियल सोल्यूशन में कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, मैं करूंगा बात एक एक करके। जरा से 1 मिनट रुक जाओ, अब पहले ये वाला काम खत्म कर लेते हैं। ये एक सवाल, पहले सब लोग आराम से समझे कि ये सवाल क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ए और बी है, आइडियल सोल्यूशन बना दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, टोटल प्रेशर कितना है वो दे रखा है, और फिर पूछ रहा है ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालो। तुम समझ लोगे किस तरह का सवाल, एक बार करके देखो जरा फटाफट। बल्कि मैं तो कह रहा हूं तमीज से लिखो, मतलब पहला दूसरा सवाल जो है ना तमीज से लिखो कि क्या क्या दे रखा है। पीए नॉट निकालना है,
पीबी नॉट निकालना है, यही करना है ना हमें। हाँ, सवाल में क्या क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा है पीटी की वैल्यू 600 टॉर्क, साथ में काइए का वैल्यू, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, वेपर फेज एंड लिक्विड फेज 0.7, यानी काइए की वैल्यू 0.7 है और ए का जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वो 0.3। ये वैल्यूज दे रखी। बताओ सब लोगों को समझ में आया क्या करना है? यस बस सॉल्व कर लेंगे, खड़ाक से आंसर आ जाए। यानी आपको वाईए की वैल्यू दे रखी है, काइए की वैल्यू दे रखी है, पीटी की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे लगता है कि आप सिंपल तौर पर एक वाईए का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा, जिसमें 2 अननोन्स होंगे और 2 अननोन्स को यूज किया जाता है। थोड़ा करके देखो एक बार कैसे करना है। और अगर 3 लिक्विड्स को मिक्स कर दिया तो नीचे तो वही पी ए नॉट का ये वही राउल्ट ने क्या रखा है, राउल्ट ने क्या रखा है, अगर आप आइडियल सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं जो कि वॉलेटाइल लिक्विड्स के बीच में बनेगा, तो हर वॉलेटाइल कंपोनेंट पर आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं पी ए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी प्लस पीसी नॉट का सी। तो पहला इक्वेशन ये बन सकता है कि पीटी की वैल्यू जो राउल्ट ने बताई थी, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी जिसमें ये हो जाएगा 600 विच इज इक्वल टू पी ए नॉट हमें पता नहीं है, काइए की वैल्यू हमें 0.7 दे रखी है, पीबी नॉट हमें पता नहीं है, और ये हो जाएगी 1 माइनस 0.7, यानी मुझे लगता है 255.5। पी ए नॉट 120। तो ये इक्वेशन ठीक है पहली। यस सर। अब आप वाईए की वैल्यू से इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए वाईए की वैल्यू क्या होती है, वाईए इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये अपॉन पीटी। पी ए नॉट का ये कितना हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू का ये है हमारा 0.7 अपॉन पीटी की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है 600। यार ये तो हमें लग रहा है हम इतना बेकार में मेहनत कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है, यहीं से आ जाएगा। वाईए कितना दे रखा है, यस सर वाईए 600 सर। तो ये तो सीधे सॉल्व हो गया पी ए नॉट। अरे बेकार टाइम पास कर रहे हैं, ये तो बड़ा सीधा सवाल हो गया यार। वाईए की इक्वेशन लिखिए उससे सीधे पीबी नॉट पी ए नॉट आ जाएगा, वाईबी की इक्वेशन लिखिए उससे सीधे पीबी नॉट आ जाएगा। यस सर। सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं क्या किया? यस सर। यानी वाईए का अगर आप डाल्टन्स लॉ लगाते हैं तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, वाईए इज इक्वल टू पीए बाय पीटी। ठीक है, अच्छा अब सवाल में क्या क्या दे रखा है, पीए की जगह तो आप लिख सकते हैं पीए नॉट काइए, और काइए की वैल्यू 0.7 दे रखी, और पीटी आपको सवाल में ऑलरेडी 600 दे रखा है तो आपने 600 रख दिया। अब इस पूरे खेल में वाईए इज ऑलरेडी गिवन 0.35, तो आप बताइए अननोन क्या बचा, पीए नॉट। पीए नॉट सीधे ही निकल आएगा, बताओ कितना आ रहा है पीए नॉट। पीए नॉट आ गया 0.35 इंटू 600 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल 300 आ रहा है, ये आ गया 300 टॉर्क। और जब एक बार पीए नॉट आ जाएगा तो कुछ उल्टा सीधा करके पीबी नॉट भी आ जाएगा। यस सर। ठीक है, एक और सवाल लिख लेते हैं। ये सब लोग समझ पा रहे हैं भाई? यस सर। ठीक, एक और सवाल ले लेते हैं। ये देखो, इसको भी एक बार देख के देखो। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन ये दे रखे हैं। पीए नॉट और पीबी नॉट हो गया वेपर प्रेशर। क्या बेटा? वेपर प्रेशर पीए नॉट ऐसे ही बता रहा है। वेपर प्रेशर पीए नॉट नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या कह रहा हूं? ऐसे वो जो टॉलिन और बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया वो पीए नॉट और पीबी नॉट मान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दे आर पी नॉट वैल्यूज, ये पी नॉट वैल्यूज आपको दे दी गई। ठीक, और 50% बाई मास बेंजीन है आइडियल सोल्यूशन के अंदर, यहां से काइए निकल आया। यस सर। खत्म हो गया, खत्म, खेल खत्म। अपने आप करके देखो अब। यानी आपको जो पहला पार्ट सवाल में दिया जा रहा है, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर, खत्म बात। अब और क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी एक तो पीटी निकालना है, एक वाईए वाई भी निकालना है, और एक आगे कुछ और बकवास करनी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें पीटी कैलकुलेट करना है, जैसा उसने बोला। तो अगर पीटी सबसे पहले कैलकुलेट करना है तो पीटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट काइए प्लस पीबी नॉट काइए।
पी नॉट वैल्यूज तो हमें सवाल में दे रखी, बस काई काई पे डाउट हो रहा है, तो चलिए काई भी निकाल लेते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बेंजीन 50% बाई मास है, 50% बाई मास, यानी बेंजीन और टोलुइन का मास सेम। तो अगर बेंजीन और टोलुइन का मास सेम है, 50% मैं हूंगा, 50% आप होंगे, तो जब दोनों का मास सेम है तो क्या इनके मोल फ्रैक्शंस निकाले जा सकते हैं? यस सर। बस खत्म हो गया। तो मान लीजिए एक का मास आपने एक्स ले लिया, तो इसका मोल्स कितने हो जाएंगे बेंजीन के? x/78, और दूसरे वाले के मोल्स कितने हो जाएंगे? x बाय, और टोलुइन का मॉलिक्यूलर वेट निकालो जरा जल्दी से कोई। 92 हो गया। सही है सर, 15 ज्यादा हो जाएगा। 92 हो गया, तो यानी ये आ गया आपका 92, 15 नहीं 14, एक हाइड्रोजन हटेगी ना वहां से। अच्छा सर, x/78 और x/92, ठीक, ये दोनों के मोल्स आ गए। अब बताइए फ्रैक्शंस निकल आएंगे, x तो कैंसिल हो जाएगा जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे, तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस पता चल गए, दोनों के पी नॉट वैल्यू पता है, तो क्या सॉल्व हो गया ना यार? बताओ कितना आ गया आंसर? पी नॉट की जगह क्या रख देते हैं? 118। मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेंजीन का? बेंजीन के मोल्स x/78 अपॉन 93 नहीं होगा? x/78 नहीं, x/92 प्लस दूसरे के आ गए 36.7, और ये आ गया x/92 डिवाइडेड बाय x/78 प्लस x/92। मस्त, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको टोटल वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। ये देखने में भले ही गंदी इक्वेशन लगती हो, लेकिन सॉल्व की जा सकती है। इतना करता है यार, मतलब समझो, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना, इतना वो करेगा। मतलब समझो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं, हमने पहले भी बात की है, वो इतना तो तुम्हें डराएगा ही डराएगा। तो अब जो बच्चा इस चीज से डर जाएगा वो खत्म। तुम ये 92 93 के चक्कर में क्यों पड़े हो? खुद ही निकाल के देख लो ना। बेंजीन का 78 होता है, वहां उसके ऊपर CH3 आ जाएगा, इससे पीटी आ जाएगा, यानी पहला पोर्शन तो खत्म हो गया। ये टोटल वेपर प्रेशर निकाला। सर टोटल मास 2x होगा। हाँ, मतलब हाँ, टोटल मास 2x है। मैंने अज्यूम कर लिया 50-50% हम हैं मास में, दोनों लोगों के मास 50% है, यानी मेरा x हो गया तो तुम्हारा भी x हो गया। लेकिन अब मेरा x हुआ तो मेरे मोल x/78 होंगे, तुम्हारा x हुआ तो तुम्हारे मोल x/92 होंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? इसका मोल फ्रैक्शन इसके मोल अपॉन टोटल मोल, और दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन दूसरे वाले के मोल अपॉन टोटल मोल। अब x कैंसिल हो जाएगा, तुम देख रहे होगे सारे x कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद मस्त पीटी की वैल्यू एक आ जाएगी, सॉल्व करके निकाली जा सकती है, जो कि टाइम जितना भी लगे वो निकालना पड़ता है जितनी जल्दी। तो इसे 90, 80 और 118 और 37 लेके कर ले। अब यार पता नहीं, अब मतलब तुम लोग तो हर सवाल में जुगाड़ के चक्कर में पड़ जाते हो। जुगाड़ के चक्कर में मत पड़ो, कोशिश करो ना कि सॉल्व करना है। दूर दूर करेंगे हैं, दूर दूर हुए तो करें। हाँ, मतलब अब कर सकते हो, लेकिन अब मुझे लगता है यार थोड़ा सा कैलकुलेशन को करो, मतलब जरूरी है। हो सकता है इतनी मुश्किल कैलकुलेशन ना हो, मतलब करनी पड़ेंगी। फिर इसमें वो पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। आप कैसे निकालोगे? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी। सर पी नॉट बाय प्रेशर ऑफ टोटल। अभी क्या था, वाई की वैल्यू निकालने के लिए डाल्टन को बुला लेंगे, और डाल्टन क्या कहता है? PA/PT, यानी वाई की वैल्यू निकालनी है तो PA/PT से निकाल लेंगे। सारी वैल्यूज आपको पता ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर मुझे वाई निकालना हो, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा ये PT। सेकंड पार्ट की बात करें तो कैसे निकलेगा? सेकंड पार्ट निकालने के लिए आपको वाई निकालना पड़ेगा। चलिए वाई निकाल लेते हैं। वाई इज इक्वल टू PA/PT। PA की वैल्यू हो गई PA0 का ये अपॉन PT की वैल्यू जो अभी आप निकाल के लाएंगे, यहां पुट कर देना, कर लोगे ना? यस सर, यस और सर। सब कुछ दे ही रखा, PA0 का ये वगैरह सब। PA0 कितना है? PA0 है 118.2, और काइए की जगह क्या रख देंगे? काइए की जगह रख देंगे x/78 अपॉन x/78 प्लस x/92 अपॉन PT। वो PT जो आपने निकाला यहां पुट कर दीजिए, सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको वाई मिल जाएगा। ये सवाल हमने वैसे देखा है, इतने गंदी कैलकुलेशन के सवाल नहीं पूछता यार, लेकिन अब क्योंकि है तो है, आपको तुम इसमें सोचो मत कुछ। हो सकता है इस सवाल की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें गंदी कैलकुलेशन, ऐसे समझ लो बस। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 90% लोग गलत कैलकुलेशन करके आएंगे, इसमें ये ऐसे समझ लो। भाई कितना आसान हो जाता अगर यहां 50% बाई मास की जगह 50% बाई मोल लिख देता। सोचिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती। 50% बाई मोल, तो इसका मतलब हुआ मेरा मोल फ्रैक्शन भी हाफ, तुम्हारा मोल फ्रैक्शन भी हाफ,
कितना आसान हो गया, 118.2 इंटू हाफ प्लस 36.7 इंटू हाफ, खट से सॉल्व हो गया। लेकिन उस बदतमीज आदमी ने क्या किया, उसने नहीं मोल मत रखो, बाय मोल नहीं बाय मास करो, ताकि पहले मोल निकाले फिर उसका आधा बैंड बजाते हैं। तो अब बाय मास करके उसने सवाल को अननेसेसरी थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है। बाय मोल्स कर देता तो हाफ ऑफ मोल फ्रैक्शन होते, हाफ ऑफ मोल फ्रैक्शन को सीधे पुट करते, सारे आंसर लाइन से निकला। अब बताओ लास्ट पार्ट कैसे करेंगे, डिटरमिन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बेंजीन एंड टोलुइन इन द लिक्विड फेज, यानी अब आपको बेंजीन और टोलुइन का मोल फ्रैक्शन निकालना है लिक्विड फेज के अंदर जिसका वेपर प्रेशर 50 टॉप। अब कैसे करें सर, प्रेशर टोटल दे रखा सर, इसमें पीटी भी है, पीटी नॉट और पीबी नॉट है, तो पीए नॉट पीबी नॉट दे रखा है, काई ए काई बी निकाल लेना, खत्म हो गया। सब लोग, जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उनको समझ में आ गया होगा। इस पूरे टॉपिक में एक ही कहानी है, पीए इज इक्वल पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। बस इसी फॉर्मूले को दाएं बाएं करते रहो, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन, सब कुछ इधर उधर करते रहो। इस सवाल में भी लास्ट पार्ट में भी यही करना है। जब टोटल वेपर प्रेशर 50 होगा तो काई ए काई बी कितना होगा। तो अब यही इक्वेशन आपके सामने, ये इक्वेशन है। अब बताइए क्या क्या दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी दे दी 50, पीए नॉट की वैल्यू पीबी नॉट की सवाल में दे रखी है, तो क्या काई ए काई बी नहीं निकल आएगा, काई बी की जगह 1 माइनस काई ए लिख देना, यानी पूरी इक्वेशन में कितने अननोन है, काई ए सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है। यानी अगर आप इस सवाल को लास्ट पार्ट की बात करें, इसी सवाल के लास्ट पार्ट को अगर आप सॉल्व करें तो लास्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिमिलर तरीका फॉलो कर लेते हैं। यानी इस बार आपको टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है 50, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 50 टॉर, और आपको काई ए काई बी की पीटी की पीए नॉट पीबी नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो दैट मींस 50 118 पॉइंट कितना था ये 5 2 सर 118.2 इंटू काई ए प्लस दूसरा वाला कितना है 36.7 इंटू 1 माइनस काई ए। क्लियर है? यस सर। खत्म। कौन अननोन है? काई ए। सर हमें क्वेश्चन में ये तो स्पेसिफाई नहीं था कि ये जो इनिशियल डाटा है ये भी सेम टेम्परेचर भी दे रखा है। देना तो चाहिए था, क्योंकि अगर ये सेम टेम्परेचर पर नहीं है तो पी नॉट वैल्यूज बदल सकती। यस सर। टॉर में ही लेना चाहिए हर समय क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है एटीएम में दिया जाए, जिस यूनिट में दिया जाए उस यूनिट। बस ये ध्यान रखना है पीटी की वैल्यू जो है और जो पी नॉट वैल्यूज हैं ये सेम यूनिट में होनी चाहिए। बाद में कन्वर्ट कर लेना, जैसे आंसर अगर टॉर में आ गया तो उसको एटीएम में बाद में कन्वर्ट कर लेना, जैसे चाहो। इस चीज में ये जो लक्ष्य कह रहा है इस चीज का भी एक बार जरा देख लेते हैं कि हमें इनिशियली क्या डेटा ऐसा दिया गया था। डेटा शुरू में टेम्परेचर तो नहीं दिया गया है, तो फिर भी टेम्परेचर को मानना पड़ेगा कि वो सिमिलर है, क्योंकि बिना टेम्परेचर को सिमिलर माने आप ये नहीं कह सकते कि जो पी नॉट वैल्यूज आपके पहले थी वही पी नॉट वैल्यूज आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं 303 केल्विन पर। यानी ये जो पी नॉट वैल्यूज हैं ये 303 केल्विन पर ही दिए गई होंगी, ये मानना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो एक बेसिक सी कहानी थी जो हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अब इसी में यार एक दो केस मैं अपनी तरफ से बनाना चाह रहा हूं। अब एक दो केस जो अपनी तरफ से बनाना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें वो केस है हमारा केस ऑफ, सबसे पहला केस बनाना चाह रहे हैं जिस पर जेई में अब तक सवाल नहीं पूछा गया है, और वो है हमारा केस ऑफ इवेपोरेशन। इसका क्या मतलब, ये अलग से, मतलब हम इस बार वही केस ले रहे हैं, दो लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स, आइडियल सॉल्यूशन, सब कुछ वही है, सिर्फ एक फर्क है, हम एक नया केस, एक नई चीज सोच रहे हैं इस बार, और इस चीज पर जेई में सवाल नहीं पूछा गया है, जिस पर आने की बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे पिछले कई सालों से लगती, लेकिन अब तक भी नहीं पूछा गया। तो उम्मीद है कि तुम्हारे टाइम पर इस पे बात करी जाए। केस ऑफ इवेपोरेशन का क्या मतलब? मैं इस बार फिर वही करूंगा, ए और बी को मिलाकर एक मस्त लिक्विड तैयार कर लूंगा, आइडियल सॉल्यूशन, सब कुछ वैसे ही है, और उसके ऊपर, उस पूरे लिक्विड के ऊपर एक पिस्टन रख दूंगा। यानी मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं केस इवेपोरेशन का बनाने जा रहा हूं, जिसमें मेरा पहला कंटेनर जो है वो तुम्हें दिखा रहा हूं मैं ऐसा, ये मेरा पहला कंटेनर, और इस पहले कंटेनर में आपने कर रखा है ये, इसके अंदर ए और बी लिक्विड्स का सॉल्यूशन तैयार किया गया है, आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें ए और बी मिक्स हो चुके हैं, जिसमें ए का वेपर प्रेशर पीए नॉट है प्योर स्टेट में,
बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पीबी नॉट दे रखा है, और इस मिक्सचर लिक्विड सिस्टम के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन का ये दे रखा है। ये हमारा पहला केस बनाने जा रहा हूं। बताओ तुम्हें समझ में आई बात क्या हुआ? ए और बी लिया, उनको मस्त मिला दिया, आइडियल सोल्यूशन तैयार हो गया। ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पीए नॉट है, सवाल में दे रखा है। बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पीबी नॉट है, सवाल में दे रखा है। और इस सिस्टम को जो आपने मिलाया उसमें ए का मोल फ्रैक्शन का ये, यहां तक ठीक है? यस सर। अब देखिए, अब मैं सर ये तो पुरानी बात हो गई, नया क्या है? नया ये है कि अब मैंने इस पूरे सिस्टम के जस्ट ऊपर एक पिस्टन रख दिया, ये रख दिया मैंने एक पिस्टन, ये आ गया आपका पिस्टन। अब ये बताओ क्या वेपर बनेगी? नो सर। उड़ने की जगह ही नहीं। लेकिन क्या वेपर बनना चाहती है कि नहीं? जरूर बनेगा सर। लिक्विड सिस्टम का अपना एक वेपर प्रेशर होगा सर। वेपर तो बनेगी बनेगी, ज्यादा बने या कम बने वो अलग बात है, लेकिन वेपर तो बनेगी। लेकिन मैंने कहा मैं तो नहीं बनने दूंगा। अब मेरा पहला स्टेप आया, मैंने इस पिस्टन को जरा सा ऊपर कर दिया, जरा सा, सिर्फ इतना ऊपर किया कि एक बूंद वेपर की तैयार हो गई। बताओ समझो बात मेरी? यानी ये पूरा इवापोरेशन का केस, इस इवापोरेशन के केस को मैंने अपने हाथ में ले रखा है। मैंने कहा भाई ऐसा है, पिस्टन को जरा सा ऊपर कर देते हैं। जैसे ही पिस्टन को जरा सा ऊपर बने करेंगे तो उस लिक्विड को उड़ने की छोटी सी जगह मिल जाएगी, और अगर लिक्विड को उड़ने की छोटी सी जगह मिलेगी तो लिक्विड इवापोरेट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कब तक इवापोरेट करेगा? तब तक जब तक वेपर्स और लिक्विड इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। बताओ समझे? इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहला स्टेप बनाने जा रहा हूं, और मेरा पहला स्टेप ये है कि अब मैं इस लिक्विड को, इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर करने जा रहा हूं। यानी मेरी जो स्टेज है इस पिस्टन की, अब वो ये लिक्विड है जो कि पड़ा हुआ है, और पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। वो समझाने के लिए थोड़ा सा इतना कर देते हैं, ये पिस्टन आपका थोड़ा सा ऊपर चला गया, और ये बनी आपकी लिक्विड की पहली बूंद। ये है आपकी लिक्विड की वेपर की पहली बूंद, द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर तैयार। बताओ समझे? यस। अब सोच के बताओ, क्या ये कहना ठीक है कि ये एक बूंद वेपर इतने सारे लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बना रही है? सर बिल्कुल सही है। ये वही बात है, बनेगा, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। मुझे तो वेपर प्रेशर के बराबर वेपर चाहिए, बस खत्म। सर जगह छोटी है, थोड़ा सा वेपर आएगा, इक्विलिब्रियम तैयार, खत्म हो गई बात। समझ रहे हो बात? जरा सी बूंद, ठीक। अच्छा अब सोच के बताओ, अगर मैं इस पिस्टन को वापस नीचे कर दूं तो क्या होगा? थोड़ा सा दबा दूं और नीचे, तो ये वेपर भी ये वेपर भी खत्म, कंडेंसेशन हो जाएगा। और अगर सोचो इस पिस्टन को मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं तो एकदम से इस वेपर आ जाएगा। एकदम से इस वेपर को क्या लगेगा? अरे जगह मिली तो इसका मतलब फैलेगी तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो प्रेशर बढ़ाने के लिए लिक्विड और उड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस पिस्टन को और ऊपर करेंगे तो लिक्विड और इवापोरेट करेगा, वेपर बढ़ जाएगी। और ऊपर करेंगे और लिक्विड इवापोरेट करेगा, और ऊपर करेंगे और लिक्विड इवापोरेट करेगा। एक टाइम ऐसा भी तो आ सकता है कि पिस्टन को इतना ऊपर कर लूंगा कि सारा का सारा लिक्विड इवापोरेट कर जाए। बताओ समझे? यस सर। अब मैं इसी स्टेज को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, मैं इसमें और आगे गया, और आगे गया, और आगे गया। अब मैं पिस्टल को ऊपर कैसे उठाया होगा? हम अपने हाथ से उठा रहे हैं। सर उठेगा नहीं ना, मतलब वैसे अगर एयर का गैप नहीं है तो क्या सर पिस्टल उठेगी कैसे सर, जैसे एयर का गैप नहीं है तो? अरे अपने हाथ से तो कुछ भी उठा सकते हैं, अपने हाथ से तो पिस्टन को ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप नहीं उठेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा बस थोड़ा सा। सर ऐसा तो नहीं कि वेपर प्रेशर से पिस्टन अपने आप ऊपर ना आ ना ना जाएगा? ना 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 ना, वेपर प्रेशर की तो बात ही नहीं चल रही। ये पिस्टन मेरे हाथ में है, बस आप समझ लीजिए, इसमें मैंने अपना हाथ नहीं बनाया, हाथ भी लगा हुआ है मेरा, ठीक। मैं ये प्रोसेस कस्टमाइज कर रहा हूं। कस्टमाइज मतलब इवापोरेशन को मैंने अपने हाथ में ले रखा है। कितना लिक्विड उड़ाना है, कितना नहीं उड़ाना है, कितना उड़ाना है, कितना नहीं उड़ाना है, ये मेरे हाथ में। आप कहेंगे ज्यादा उड़ाना, लीजिए पिस्टन को ऊपर कर देते हैं। आप कहेंगे कम उड़ाना, लीजिए दबा देते हैं। यानी लिक्विड कितना इवापोरेट कर रहा है ये मैं करने जा रहा हूं। दैट इज द केस ऑफ इवापोरेशन। समझे बात? अब आते हैं और आगे। हाँ सर पूरा तो कभी उड़ेगा ही नहीं क्योंकि पिस्टन ऊपर है, यानी कि वो तो जा ही नहीं पाएगा, यानी कि बंद है ना। यार देखो गंदी बातें मत करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लिक्विड जो अंदर पड़ा हुआ है वो कहेगा अरे खुला आसमान है? ऐसा नहीं हो सकता? हाँ तो हो सकता सारा उड़ जाएगा। वो तो लिक्विड का अमाउंट, वही जो लास्ट क्लास में बात हुई थी हमारी, अमाउंट शुड बी सफिशिएंट। अब वो अमाउंट का सफिशिएंसी कौन डिसाइड करेगा? उसके ऊपर का वॉल्यूम। अगर आप उसके ऊपर का वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, लिक्विड उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, और हो सकता है सारा का सारा लिक्विड इवापोरेट कर जाए, क्योंकि अब वो इक्विलिब्रियम बनाने लायक था ही नहीं। समझे बात? अब आते हैं, देखो ये लाइन समझ आ रहा है? टेम्परेचर ही नहीं हुआ फिर पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछो। ये समझो बड़ा, ये उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। अब आते हैं
सेकंड लास्ट स्टेप पे जरा ध्यान से देखना, सेकंड लास्ट स्टेप क्या है? सेकंड लास्ट स्टेप ये, लगभग सारा उड़ चुका है, लगभग सारा उड़ चुका है और पिस्टन यहां पहुंच चुका है, सब उड़ गया, ये आ गई वेपर, सब उड़ गया, सब उड़ गया, बस एक आखिरी बूंद उड़ने के लिए तैयार बैठी है और वो आखिरी बूंद ये, आखिरी बूंद किसकी? लिक्विड की उड़ने के लिए तैयार बैठी है। अब सोच के बताना, इतनी सारी वेपर क्या इस एक बूंद लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बना रही है? यस सर। हाँ सर, इक्विलिब्रियम बना रही है, यही तो खेल है। ये पिस्टन ऊपर उठाते जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मेंटेन है, मेंटेन है, उसी को मेंटेन करने के लिए तो ये उड़ रहा है। समझ लो बात को? यानी यहां पर एक बूंद बनी, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, और ऊपर करेंगे लिक्विड और बढ़े, वेपर और बढ़ेगी, वेपर बढ़ेगी, लिक्विड का अमाउंट कम हो जाएगा, वेपर और बढ़ेगी, लिक्विड और कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा सर, आखिरी बूंद लिक्विड की बची है, अगर गलती से आपने इस पिस्टन को थोड़ा और ऊपर उठा दिया तो ये भी उड़ जाएगी। बताओ, समझे बात? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है मेरा लास्ट सिचुएशन बचा है वो ये है कि मैं इस आखिरी बूंद को भी उड़ाने जा रहा हूं और ये खेल खत्म होने जा रहा है। यानी अब ये पिस्टन जो है यहां पहुंच चुका है, बिल्कुल ऊपर मान लेते हैं, मतलब समझो थोड़ा सा और ऊपर करके बिल्कुल ऊपर पहुंचा दिया और अंदर बचा है सिर्फ वेपर ही वेपर। अब इसमें कोई लिक्विड नहीं है, इसलिए अब आप वेपर प्रेशर की बातें मत करिएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरे केसेस जो तुम्हारे सामने बनाए गए हैं, इन सारे केसेस में पहला कंटेनर मेरे लिए बेकार है क्योंकि यहां वेपर ही नहीं है, या आखिरी कंटेनर मेरे लिए बड़ा बेकार है क्योंकि यहां वेपर प्रेशर की बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो इक्विलिब्रियम। अल्टीमेटली जो सवाल बनने जा रहे हैं वो दो बनने जा रहे हैं, एक इस कंटेनर के लिए और एक इस कंटेनर के लिए। बताओ, समझे बात? क्या क्या सवाल बनेंगे मैं उस बारे में भी बात करता हूं। यहां तक ठीक है? ये केस समझ में आ रहा है ना? इवेपोरेशन का केस, मतलब ये क्या कस्टमाइज केस है? कस्टमाइज मतलब अब सोचो यहीं पर अगर पिस्टन को कोई थोड़ा सा नीचे कर दे तो क्या होगा? और लिक्विड बढ़ जाएगा, और नीचे कर दे तो और बढ़ जाएगा, उल्टा उल्टा चलेगा। यानी सब मेरे हाथ में सर, बताइए क्या करना? उड़ाना ये लीजिए, उड़ाते क्या, दबाना लीजिए। यानी अब मैं एक इवेपोरेशन का केस बनाने जा रहा हूं। इस इवेपोरेशन के केस में आपको इस तरह से कस्टमाइज फॉर्म में इवेपोरेशन दिखाया जा रहा है। अब आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, ये तो सर ये तो बड़ा थ्योरेटिकल हो गया। सवाल क्या है सर? पूछा क्या जाएगा, क्या दिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा? जो दिया जाएगा मैंने लिख दिया। इनिशियली लिक्विड का कॉम्पोजिशन आपको दे रखा है काइए, इनिशियली PA0 PB0 की वैल्यू दे दी जाएगी। यानी ये जो मिक्सचर आपने सोल्यूशन बनाया है, इसमें जो A और B मिले हैं उनकी प्योर स्टेट्स के वेपर प्रेशर गिवन है, इस मिक्सचर के अंदर A का कॉम्पोजिशन गिवन है। अब आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा, व्हाट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म। समझो, यानी पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग सवाल भी नोट करेंगे। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म। ये आपका पहला सवाल। कैसे किया जाए? जब पहली बूंद वेपर की बनेगी तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या? तुम बताओ। लिक्विड किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन किस लॉ से निकलता है? डॉल्टन्स लॉ से या राउल्ट्स लॉ से? राउल्ट्स लॉ। के लिए काइए काई भी चाहिए होता है या वाइए वाई भी? क्या मुझे सवाल में काइए काई भी यहां का दिया है? नहीं, तो लेकिन यहां का दिया है। अब अगर यहां का दिया है तो आपको इस पहले कंटेनर के लिए बेईमानी करनी पड़ेगी। समझिए, बताइए क्या बेईमानी? इक्वल मान लेंगे, सेम करना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ रहा है? एक बूंद बनी है सर, एक बूंद वेपर की, जरा सी। इसका मतलब है सर A और B कितना ही उड़ा होगा। यानी जो A और B का कॉम्पोजिशन मोल फ्रैक्शन यहां है उसी को यहां भी माना जा सकता है। बताओ, समझे कि नहीं? यस सर। अच्छा, ऐसे सोच के जवाब देना। क्या ये कहना ठीक है कि जो A और B का मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल मतलब समझो आइडियली बात कर रहे हैं, A और B का जो मोल फ्रैक्शन यहां है वो A और B का मोल फ्रैक्शन यहां नहीं हो सकता, ये आइडियली बोला जा सकता है? यस सर। चेंज तो होगा। ये सही है? यस सर। गलत बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। मोल्स बदल सकते हैं लेकिन मोल फ्रैक्शन तो कांस्टेंट हो सकता है। यस सर। अकल लगाओ। यस सर। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मेरे अपॉन हमारे।
अब मेरे अपॉन हमारे की वैल्यू तो सेम आ सकती है ना। यस सर। समझ लो, यानी 2/4 1/2 होता है, और 1/2 तो 1/2 होता ही है। मोल तो कम हो गए लेकिन फ्रैक्शन तो सेम ही है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? जब दोनों साथ में उड़ेंगे तब भी नहीं होगा सर ऐसा। इसीलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन मैं बेमानी क्या कर रहा हूं, बेमानी ये कर रहा हूं कि भाई ऐसा है, आप यहां कन्वर्ट जैसे ही होंगे तो आपका कुछ हिस्सा उड़ जाएगा, उस कुछ हिस्से में ए और बी नेग्लिजिबल ही होगा। इसका मतलब मैं अज्यूम कर लेता हूं जैसे कुछ नहीं उड़ा, और अगर कुछ नहीं उड़ा तो ए और बी का मोल फ्रैक्शन जो यहां है वह यहां भी रहेगा। अब तो बताओ, इस बर्तन का पीए नॉट पता है कि नहीं? यस इस सर। बर्तन में जो बी है उसका पीबी नॉट पता है कि नहीं? यस सर। और काई भी बेमानी से पता है कि नहीं? यस सर। पीटी निकल आएगा ना, खत्म हो गया सर, पहला पार्ट तो ऐसे खत्म हो गया। द पीटी वैल्यू जो भी आप निकालना चाहते हैं वो पीटी की वैल्यू बड़ी सीधे तरीके से निकाली जा सकती है। टोटल वेपर प्रेशर जो इस लिक्विड का है वो पीए नॉट काईए, सवाल में सब पीबी नॉट पीबी में नॉट काईबी, सब कुछ सवाल में दिया गया है, सीधे पुट कर दीजिए, पहला सवाल खत्म। क्लियर? यस। दूसरा सवाल बताओ क्या पूछेगा, अपने आप बताओ दूसरा सवाल क्या होगा इस कंटेनर के लिए। दूसरा सवाल क्या होगा? नहीं, लास्ट वाला नहीं, अभी इसी का बताओ, इसी कंटेनर का दूसरा सवाल। सर कितना डिस्प्लेस करें? अरे सर वेपर बनी है तो वाई भी तो निकलवा लीजिए। अरे वाई भी तो 0 0 होंगे, इतने कम। अरे सर कम मोल है, फ्रैक्शन कम नहीं होता कुछ। बात समझ रहे हो कि नहीं? फ्रैक्शन तो कुछ होगा ना सर, मोल कम होंगे, होने दीजिए। यानी वो कह रहा है कि भाई वाई भी कैलकुलेट करके बताइए। क्या नहीं कर सकते? पीटी निकल चुका है, काई भी पता है, पीए नॉट पता है, वाई अभी तो बात हुई थी वाई भी की मदद से काई भी और काई भी की मदद से वाई भी सब निकाला जा सकता है। यानी सेकंड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस पे कोई न्यूमेरिकल भी हम कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है? इसे हटा दे भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है? सेकंड क्वेश्चन बनाया जा सकता है ये वाई भी। हाँ, कैलकुलेट वाई भी, यानी सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड आउट the composition of the first drop of the vapor form. The first drop of vapor form, जो पहली बूंद बनी वेपर की, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? और बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है सर, आपका इशारा वाईए की तरफ है और वाईए निकालने के लिए पीए नॉट का ये सब कुछ सवाल में दे रखा है, सीधे पुट कर देंगे, हमारा आंसर तैयार। क्लियर? यस यस। यानी जो हमारा दूसरा बर्तन था, उस दूसरे बर्तन पर बेमानी करके 2 सवाल तैयार हो सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं बीच के किसी बर्तन पर बेमानी कर सकता हूं? जैसे ये दूसरा बर्तन था, ठीक, ये हमारा 5वां बर्तन, क्या 5वें बर्तन के लिए बेमानी कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर अब ये कहना ठीक नहीं लगता कि जरा सा लिक्विड उड़ा, अब तो काफी उड़ चुका है। लेकिन सर मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि यहां का जो मोल फ्रैक्शन है XXB वो वहां नहीं हो सकता। हो सकता है सर, लेकिन मुझे पता नहीं है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लिक्विड अगर इवेपोरेट कर भी गया तो उसके मोल कम हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है मोल फ्रैक्शन सेम आ जाए, फ्रैक्शन तो सेम आ सकता है, लेकिन सर मुझे कह नहीं सकता कुछ। तो आपने सेकंड कंटेनर के लिए कैसे कह दिया? इसलिए कह दिया क्योंकि सर उड़ा ही ना के बराबर है। जब उड़ा ही ना के बराबर है तो इसका मतलब नहीं उड़ा है, और जब नहीं उड़ा है तब तो फ्रैक्शन सेम ही होगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी सेकंड कंटेनर में तो मैं चौड़ा होके कह सकता हूं भैया तुम उड़े ही नहीं, और जब तुम उड़े ही नहीं तो तुम्हारे मोल सेम ही रहेंगे, और मोल सेम रहेंगे तो तुम्हारा फ्रैक्शन भी सेम रहेगा। लेकिन अब 5वें बर्तन के लिए तो नहीं कह सकता ना यार कि फ्रैक्शन सेम रहेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब तुम उड़े हो, उड़ने के बाद तुम्हारे मोल चेंज हुए हैं। अब चेंज होने के बाद फ्रैक्शन सिमिलर आया या नहीं आया ये मैं नहीं कह सकता भाई। इसलिए 5वें, 6ठे, 7वें कंटेनर के लिए मैं कुछ नहीं जानता। अगर आपको मुझसे 5वें कंटेनर के बारे में सवाल पूछना है तो काई की वैल्यू 5वें कंटेनर की बता दीजिए, मैं अभी दुनिया खोल के रख दूंगा। लेकिन अब मैं अपनी तरफ से 5वें कंटेनर के लिए काई भी नहीं निकाल सकता। क्लियर है ये? सर हम कह रहे हैं कि उड़ा ही ना के बराबर है, तो उसमें कॉम्पोजिशन कैसे निकालना है वेपर में? एक सेकंड रुकना जरा। ये टाइम रोजा खोलने का टाइम होता है। आजकल रोजे चल रहे हैं सब लोगों के, तो इस टाइम पर एकदम एग्जैक्ट टाइम होता है, तो मेरे पास एक कॉल आती है तो मैं रोजा खोल लेता हूँ। अब बोलो क्या कह रहा हूँ? मैं कहता कि सेकंड कंटेनर में हमने कहा है कि उड़ाई ना के बराबर है, तो हम उसमें वेपर में फ्रैक्शन कैसे निकाल ले जब उड़ाई ना के बराबर? देखो तुम लोग यार इसका मतलब हमारे साथ पढ़े ही नहीं हो कभी। तो हम लोग ने ये सब कितनी बेमानी की थी, मानो लेकिन ना मानो, ये सब कितनी बार बातें हो चुकी, सोचो। मान
हाँ आयनिक में मान भी लिया लेकिन नहीं भी, ये सब यही तो बेमानियां होती हैं यार केमिस्ट्री में, यही सब थोड़ी सी अकल है। तुम बताओ कहीं कहीं अगर मेरी बात इलॉजिकल लगे तो बताना। वेपर बहुत छोटी है कि नहीं, ड्रॉप, हाँ सर। तो इसका मतलब उस ड्रॉप में ए और बी बहुत कम होगा। हाँ सर। ठीक, तो विद रेस्पेक्ट टू नीचे ए और बी, ऊपर जो ए और बी गया वो ना के बराबर है। हाँ लेकिन आपस में कंपेयर, तो इसका मतलब ये हुआ सर वो तो फिर एक एक्स से एक्स बी को सिमिलर लिया जा सकता है। लेकिन सर ऊपर गया कि नहीं ये बताइए, या जीरो है ऊपर? गया तो अब गया है तो सर मोल फ्रैक्शंस तो होंगे। अब मोल फ्रैक्शंस, हम मोल्स नहीं निकलवा रहे हैं, तुम बार बार मोल्स को मोल फ्रैक्शन के साथ कंफ्यूज हो रहे हो। मोल्स तो ऊपर लगभग लगभग 0 है, लगभग 0, लेकिन फ्रैक्शन 0 नहीं हो सकता ना। मेरी बात समझो, अगर मेरे मोल जो है वो 0.000001 और आपके मोल है 0.000002, अब बताइए फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/3 and 2/3। 1/3 and 2/3 इज अ फ्रैक्शन भैया, बड़ा अमाउंट है। मोल्स के कम ज्यादा होने से फ्रैक्शन नहीं बदल जाता। फ्रैक्शन कैसे समझाएं भाई, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं बात को? यानी जो सेकंड कंटेनर है उस सेकंड कंटेनर में उड़ा ही ना के बराबर था, यानी जो वेपर बनी उसमें ए और बी का अमाउंट बहुत कम। लेकिन सर हमसे फ्रैक्शन निकलवा रहे हैं आप, तो फ्रैक्शन निकालने का मतलब वाई वाई भी चाहिए, और वाई वाई भी के लिए डॉल्टन को बुलाना पड़ेगा, और डॉल्टन ने पीए बाई पीटी करके आप कौन, यही तो है डॉल्टन्स लॉ। दिस इज पीए एंड दिस इज पीटी। यस, मोल ए का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर जो होता है वही हमारा डॉल्टन्स लॉ होता है, जो आपको ए का मोल फ्रैक्शन दे देता है। ये सेकंड कंटेनर हो गया। अब आते हैं सेकंड लास्ट कंटेनर पे। बताइए सेकंड लास्ट कंटेनर का सवाल क्या बनना चाहिए? सेकंड लास्ट कंटेनर सर उसमें सेकंड लास्ट कंटेनर का पहला सवाल है, बिल्कुल सही, ये का भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन सर का ये गामा ए के बराबर हो जाएगा। द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन, ये हमारा नेक्स्ट उस सेकंड लास्ट कंटेनर का सवाल हो सकता है। सर फर्स्ट कंटेनर के टोटल प्रेशर तो पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा ना? सर फर्स्ट कंटेनर के का सेकंड लास्ट कंटेनर के गामा एक सेकंड, कल जो है प्रदीप सर की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी 5:45 से, आप घर से भी अटेंड कर सकते हैं। ओके सर। प्रदीप सर की एक एक्स्ट्रा क्लास कल होगी 5:45 से, आप घर से भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक सर शाम को? हाँ शाम को 5:45 आजकल शाम में होते हैं। सुबह उठ जाओगे तुम 5:45 पे? यस सर, उठ जाएंगे। शाबाश, लेकिन क्लास नहीं मिलेगी तुम्हें, प्रदीप सर नहीं उठेंगे 5:45। समझ रहे हो बात को? प्रदीप सर। तो अब ये जो सवाल है, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड रिमेन, यानी आखिरी बूंद उड़ने के लिए तैयार बैठी है कॉम्पोजिशन। अब सोचो कोई कहे अरे सर काय का कॉम्पोजिशन, उसमें कुछ है ही नहीं सर, आखिरी बूंद है। अबे मोल कम है, फ्रैक्शन तो होगा ना। सुनो, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, मोल नहीं पूछ रहे। मोल तो बहुत कम है, 0 मान लो। फ्रैक्शन निकालिए, ए और बी का फ्रैक्शन कितना है। तो चलिए सर फ्रैक्शन निकालते हैं। आप क्या करें सर, आप तो बड़ा दिक्कत हो गई। फ्रैक्शन कैसे निकालें काई बी? सर आपने बताया था काई बी वाई बी की मदद से, और वाई बी काई बी की मदद से निकाला जा सकता है। लेकिन सर यहां तो वाई बी भी नहीं पता ना, आखिरी बर्तन का वाई बी तो नहीं पता है, कैसे निकाल लेंगे? ऐसे कैसे कर ले, ना काई भी पता ना वाई भी पता, सॉल्व कैसे करेंगे? बेमानी करेंगे सर, बेमानी। मान लीजिए वो सारा उड़ गया, ये तो कह सकते हैं सर। अब अगर सारा उड़ गया तो जो काई भी था वो वहां का वाई भी बन गया। समझो बात को? यानी उस बर्तन का वाई भी नो ने काई भी निकाल लो, खत्म। ये बेमानी ऐसा है नहीं, लेकिन बेमानी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी बूंद जो बची है वो लगभग बहुत कम है। इसका मतलब सारा लिक्विड उड़ता गया, सारा उड़ गया। अब अगर लगभग सारा उड़ गया तो जो वहां ए और बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में था, वो उड़ने के बाद वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। यानी उस सेकंड लास्ट कंटेनर का वाई बी नोन है, जो पुराना काई बी है। अब आप नया काई बी कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ समझे बात को? यस सर। बस अब नया काई बी निकाल लीजिए, हो गया था। यानी बस यहां पर जो लिखना चाहिए वो ये बात मेंशन कर लो अपनी कॉपी में, पुराना काई बी वो नया वाई बी बन गया। बस बात। सर पुराना मतलब फर्स्ट वाला है ना? अब पहला वाला, इसका मतलब ये हुआ उस सेकंड लास्ट कंटेनर का वाई बी नोन है। यस सर। वो तो पुराना वाला काई भी हो गया, और पी नॉट वैल्यूज नोन है। यस तो काई भी निकाल लीजिएगा, आगे काई इक्वेशन यही है, ये जो आपके सामने इक्वेशन, इसी इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू
पी ए नॉट का ये अपॉन पी ए नॉट का ये प्लस पी बी नॉट 1 माइनस का ये। अब आप देख लीजिए क्या वाई ए नोन है? यस सर। क्या पी नॉट वैल्यू नोन है? अननोन कौन है? काई भी सॉल्व कर लीजिए। और एक क्वेश्चन था तो ये समझ नहीं आया कि आई ए काई भी वाई भी कैसे बन गया, तो एक अच्छा, बार एक सेकंड मैं पुरानी स्लाइड दिखाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुको, एक बच्चा कुछ और पूछ रहा है। हाँ सर जब जैसे ए बी का जब मिक्सचर उड़ता है सर, तो उसमें ए और बी इंडिविजुअली उड़ते हैं सर, लेकिन जो सबसे पहले वाला केस था उसमें जब एक ड्रॉप बनती थी सर, तो उसमें मिक्स कैसे हो रहा है, मतलब ये समझ नहीं आ रही। गैसेस को मिक्स होने से रोक सकते हैं क्या? ए और बी उड़ेंगे तो जो गैसेस मिक्सचर बनेगा वो तो मिक्सचर ही होगा ना, गैस तो हमेशा मिक्स होती है। अच्छा ठीक है इसका मतलब ए और बी का मोल फ्रैक्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है हाँ सर जो सॉल्यूशंस होते हैं उन सबका वेपर प्रेशर सेम होता है, जैसे हमने प्योर लिक्विड्स की बात करी थी, हर एक टेम्परेचर पर। अच्छा एक सेकेंड, व्हाट इज पीटी? पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। यस सर। तो अगर काई ए काई बी और पी नॉट वैल्यू सेम होंगे तभी तो पीटी सेम आएगा भाई। पीटी का ये एक्सप्रेशन है, ये देखिए जो नीचे लिखा है हमने। अब बताइए ये वैल्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? पी नॉट वैल्यूज पर, यस सर, और काई ए काई बी पर। तो अगर काई ए काई बी सिमिलर है, सिमिलर मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए अगर काई ए काई बी सेम है और पी नॉट वैल्यूज भी सेम है, अरे तो फिर तो लिक्विड भी सेम ही हो गया ना, तो पीटी सेम आएगा। ठीक है ना? अच्छा अब चेंज नहीं होना चाहिए। कॉम्पोजिशन को हमेशा काई ए काई बी फाइंड करना है। कॉम्पोजिशन का मतलब है लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन का मतलब काई ए काई बी, और वेपर फेज के कॉम्पोजिशन का मतलब वाई ए वाई। ठीक, अभी जैसे वो बच्ची पूछ रही थी, आप कौन पूछ रहा था? वो बच्ची नाम बताओ बेटा अपना। एक ही तो लड़की जवाब देती है कुछ बेचारी, बाकी सब कुछ बोल रही है। प्रिया बोलो। प्रिया, इससे पहले तो कोई और लड़की थी, कुसुम। कुसुम, तो आज कुसुम तुम कुछ भी नहीं पूछ रही हो? नहीं सर, आज डाउट नहीं है। अरे वाह, ये देखिए आज प्रिया को डाउट आया है। 2-3 लोगों के नाम याद हो चुके हैं अब तक। लक्ष्य के याद हो गया है, और प्रिया, कुसुम, और धीरे धीरे करके और लोगों के नाम याद कर रहे हैं। आयुष याद कर लो। आयुष, क्यों तुम ज्यादा परेशान करते हो? आयुष कौन है? सर मैं भी आयुष हूं। सर मैं किस सेंटर पे हो आयुष बेटा? नोएडा सेक्टर 4। नोएडा सेक्टर 4। अच्छा, चलो धीरे धीरे करके ऐसे ही करते नाम याद होते रहेंगे। ठीक, अच्छा अब इसमें जरा ये बताओ आप। हाँ सर आपका सेंटर कब आएगा? मैं सेंटर पे कब आऊंगा? हाँ सर। तुम लोग सेंटर पे आते हो क्या? यस सर आते हैं। अच्छा? सेंटर पे चाहिए। सेक्टर 4 तो पास में ही यार, आया जा सकता है, बिल्कुल आया जा सकता है। सर आगरा सेंटर। आगरा, पहले वो प्रिया की बात का जवाब देते हैं। प्रिया ये कह रही है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने काई ए काई बी को वाई ए वाई बी कैसे ले लिया। चलिए ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं स्लाइड दोबारा से। किशोर, प्रिया ये बताओ कि यहां पर वेपर तो नहीं है कोई? यस सर, नहीं है। अच्छा, तो यहां पर काई ए काई बी की वैल्यू कुछ लिक्विड फेज में ए और बी का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। यस सर। अब ये सिस्टम, इसको भूल जाते हैं, ये सिस्टम इसमें कन्वर्ट हो गया। तो बताओ क्या हुआ होगा? यहां से वहां जाने में क्या हुआ? यहां से वहां जाने में ये लिक्विड सारा का सारा उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, बस आखिरी बूंद बची है लिक्विड की, आखिरी बूंद। यस सर। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये आखिरी बूंद भी नहीं है, ना के बराबर छोटा, इसका मतलब ये तो कह सकता हूं कि सारा का सारा लिक्विड उड़ गया। यस सर। अब अगर सारा का सारा लिक्विड उड़ गया, इसका मतलब जो लिक्विड के अंदर ए और बी के मोल्स थे, अब वही मोल वेपर फेज में आ चुके हैं। यस सर। तो जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन वहां था, वही मोल फ्रैक्शन अब वेपर फेज में भी होना चाहिए। यस सर। यानी वहां का जो काई ए काई बी है वो यहां का वाई ए वाई बी की तरह ट्रीट करना चाहिए। यस। अब इस सोल्यूशन का वाई ए वाई बी पता है और काई ए काई बी निकालना है। हो गया सॉल्व। यानी यहां पर क्या था? काई ए काई बी नोन था, वाई ए वाई बी निकाला। इस जगह पर क्या है? वाई ए वाई बी नोन है, काई ए काई बी निकाला, खत्म हो गया। सर हाँ सर, ये बूंद तो हम अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो कितनी भी छोटी हो सकती है एक मॉलिक्यूल। बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भी, मतलब समझ लो ये बिल्कुल आखिरी बूंद का मतलब बिल्कुल लास्ट एक। यस, तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया मैंने, मतलब समझ लो कि अब ये पिस्टन जरा सा ऊपर गया नहीं कि गायब। यस, ये बूंद भी गायब। सर एक कंफ्यूजन है। हाँ, क्या ये जो लिक्विड वेपर फेज में जब जाता है तो सेम रेशो में नहीं उड़ता है? नहीं नहीं, सेम रेशो में कैसे? ये तो मुश्किल है। सेम रेशो में इसलिए भी तो नहीं उड़ता होगा क्योंकि काई ए काई बी लगातार बदलते जा रहे हैं। सर वो बदलने का रीजन ही तो उड़ना है ना। नहीं 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 नहीं, उड़ रहे हैं इसलिए बदल रहे हैं। यानी ए और बी के जो इंट्रैक्शंस हैं वो इंट्रैक्शंस इनके मोल फ्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे जैसे ये ऊपर उड़ता जाएगा ये काई ए काई बी बदलता रहेगा।
एक टाइम ऐसा आएगा जब काई ए काई बी जो नीचे है वही वाई ए वाई बी बन जाएगा, और उस केस में वो सिचुएशन आएगी जो तुम सोच रहे हो। वो तो ठीक। यानी जब काई ए काई बी वाई बी बनने लगते हैं, उस टाइम पर एक सिस्टम तैयार होता है जिसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। हम पढ़ेंगे इस बारे में, समझ लो। तो अभी क्या हो रहा है सर, लिक्विड हो रहा है अपने हिसाब से, काई ए भी बदलता जा रहा है, काई ए भी बदलता जा रहा है, टोटल वेपर प्रेशर बदलता जा रहा है। जब टोटल वेपर प्रेशर बदलता जा रहा है तो काई ए भी चेंज। समझ लो, एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा लिक्विड इवेपोरेट करने वाला होगा, उस टाइम पर आप इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन काई ए भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाई ए वाई बी। और वाई ए वाई बी क्या होगा, यहां का जो काई ए है, ओहो, जो यहां का काई ए था वो वहां का वाई ए बन गया। बस ये समझ लो, बस मेन बात इतना है कि यहां का जो काई ए है वो वहां का वाई ए तैयार हो गया। ये समझ लो बस, यानी ये हो गया कि ये काई ए जो है वो यहाँ का वाई ए बन गया। बस इतना समझ लो। सर यहाँ इंटरेक्शन तो इक्वल है ना? इंटरेक्शन सिमिलर। तो सर मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा फिर, जितना उड़ेगा जितना हाँ, नहीं उड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा, उन मॉलिक्यूल्स के आपस के इंटरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरेक्शन किस तरह के हैं। हर इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं करता। कुछ इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, कुछ सर आपने कहा ना आइडियल है, तो आइडियल में सबका इंटरेक्शन सेम ही होगा, और लगभग सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। यहां तक समझ में आया? 3 सवाल समझ में आ गए? यस सर। अब चौथे सवाल पे बताओ जल्दी से, चौथा सवाल कौन सा होगा? चौथा सवाल कौन सा होगा? मैम आपको लेटर चाहिए? आइए, काई भी निकाला है आखिरी बूंद का? अरे तो पीटी निकाल लो। फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर। जब काई भी पता होता है तो राउल्ट को बुलाते हैं। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर last drop of the last drop of the liquid remained. Last drop of liquid remained. ये आपका एक सवाल बड़ा आसान है। काई भी सर आप निकाल चुके हैं, वो यहाँ पर राउल्ट लॉ लगाकर खेल खत्म कर दीजिएगा। पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट काई ए, जो कि अभी आपने निकाला होगा, पीबी नॉट काई बी, जो अभी आपने निकाला होगा, उससे पीटी आ जाएगा। और ये काई भी कौन से हैं जो अभी इससे पहले आपने निकाले थे? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मैं दूसरा केस कंडेंसेशन का भी बना लूंगा। अब मैं चाह रहा हूं इसी पर एक सवाल तुमसे पूछ लेता हूं ताकि चारों पार्ट एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने रख देते हैं। छोटा सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये खुद ही बना लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, ये है बर्तन, ये है पिस्टन, इवेपोरेशन का केस है। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में सवाल लिख रहा हूं, इसमें ए और बी मिले हुए हैं। सवाल में दिया गया है पीए नॉट की वैल्यू 300 टॉर और पीबी नॉट की वैल्यू 800 टॉर, और काईए की वैल्यू इस बर्तन में दे रखी है 0.6। क्या तुम लोग मुझे अब फटाफट चारों पार्ट्स के आंसर बता सकते हो? पहला पार्ट अपने आप सोच के लिखना, पहला सवाल भी अपने आप लिखना। बताओ पहला सवाल क्या है? Total vapor pressure of first drop. Vapor pressure of the liquid when first drop of vapor formed. And first drop of vapor formed. क्या करनी है बेमानी भाई? जो काई भी वही काई खत्म करो, बेमानी कर ली, खत्म हो गया। तो ये हो गया 500 और बिल्कुल सही है। पीटी इज इक्वल टू 300 इंटू 0.6 प्लस 800 इंटू 0.4। इसको सॉल्व कर सकते, कितना आ रहा है ये? 500। 500 और पहला पार्ट खत्म हो गया। चलिए ठीक है, बताइए दूसरा पार्ट क्या पूछेंगे? सर सेकंड स्टेप पे वाई बी। सेकंड स्टेप में वाई यानी कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर, कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फॉर्म्ड वाई बी। इसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, जरा निकालो जरा जल्दी से वाई बी। 9/25, 16/25 डिवाइडेड बाय 500। 9/25, 16/25। वैल्यूज तो हमारे पास है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे। बिल्कुल डायरेक्ट पुट करते हैं। वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 300
अपॉन टोटल वेपर प्रेशर कितना है 500, तो कितना आ रहा है ये 9/25, 180/500, तो ये आ जाएगा 9/25। ठीक है, तो यानी वाई अगर 9/25 है तो वाई भी 1 माइनस आ जाएगा। सॉल्व है, ठीक, क्लियर है ये सर? यस ठीक है। तीसरा पार्ट करते हैं, बताओ तीसरा पार्ट, हटा दे इसको। यस सर। यस सर। तीसरा पार्ट जल्दी से कोई बताए, तीसरा पार्ट क्या होगा, क्या पूछा जाएगा? सर काइए Composition of last drop। बिल्कुल सही बात। अब पूछा जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन। कैसे करेंगे? बेमानी करनी होगी सर। लास्ट ड्रॉप का काई काई भी निकालने के लिए वहां का वाई वाई भी पता होना चाहिए, जो बेमानी करके वहां का एक्स एक्स बी के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। खत्म हो गया। तो बताओ कैसे निकालें? अगर मुझे काई काई भी निकालना हो तो इक्वेशन तो वही है सर, इक्वेशन तो एक ही है, वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई। इसको काई डैश ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, अपॉन पी ए नॉट काई डैश प्लस पीबी नॉट 1 माइनस काई डैश। अच्छा, वाई ए बेमानी से कितना हो गया? वहां वाला कितना एक्स से था? 0.6। क्लियर है? वाई ए एक्स से बन गया। और जो पी नॉट वैल्यू है वो आपकी 300 इंटू काई डैश, यहां थोड़ी बेमानी है, मेहनत है, 300 इंटू काई डैश प्लस 800 इंटू 1 माइनस काई डैश। जरा जल्दी से सॉल्व करके कोई बताएगा कितना आएगा काई डैश? और 80/120.6। 480/120, 4/5 आ रहा है। अबे 480/120 तो 1 से बड़ा आ रहा है, फ्रैक्शन 1 से बड़ा आ जाएगा। नहीं सर, वो कैलकुलेशन 480/600 आ रहा है। 480/600 यस सर। एग्जैक्टली यही आ रहा है। यस सर। यस 4/5, 4/5, 4/5 0.8 0.8 कैंसिल आउट हो जाएगा ना 4/5। 0.8 यानी काई डैश की वैल्यू 0.8 आएगी। और जब ये 0.8 आएगा तो आखिरी सवाल क्या होगा? वाई वाई भी नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ द लास्ट ड्रॉप। अच्छा सर। कितना होगा? पीटी इज इक्वल टू, किस इक्वेशन से निकलेगा? पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट काई डैश प्लस पीबी नॉट काई बी डैश। सब कुछ निकाल चुके हो, सीधे पुट कर दो। 300 इंटू 0.8 प्लस 800 इंटू 0.2 कितना आएगा? तो 240 प्लस 400। तो ये 4 पार्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब अभी के लिए तो हम इतना ही करते हैं, लेकिन तुम खुद सोचो अगर यही सवाल उल्टा होता, मतलब एरो अगर ऐसे बनाए होते तो क्या होता? केस ऑफ कंडेंसेशन बोल देते उसको। यस सर। वहां सिर्फ वेपर है, दबाना शुरू किया, लिक्विड की पहली बूंद और बड़ा और बड़ा और बड़ा, सारा लिक्विड, और आखिरी बूंद वेपर की बची और उसको भी दबा दो, वो भी खत्म। यानी अगर मैं उल्टा एरो बनाऊंगा तो केस ऑफ कंडेंसेशन तैयार हो जाएगा, और अगर इस तरह का एरो बनाऊंगा तो केस ऑफ इवेपोरेशन बन जाएगा। अगली क्लास में कंडेंसेशन के बारे में अपने आप सोच के आते हैं और हम सवाल ही लगाकर सीधे बात खत्म कर लेंगे कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट क्लास देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जो डीपीपी है वो थोड़ी सी आगे चली है। एक आज जो हमने पढ़ा है उसकी डीपीपी जो पिछली वाली थी उसको सॉल्व करना। अगली क्लास में जो हम करेंगे वो समझ लो बात को, तो तुम डीपीपी में जितना तुम्हारे मतलब का उसको सॉल्व करते हैं। एक लेक्चर हमें लगता है लेक्चर बड़ा तेज चला रहे हैं ये कंडेंसेशन। डीपीपी आई नहीं है सर। हाँ सर, डीपीपी आई नहीं है सर। कोई भी नहीं आई अभी सर। आगे सर जो आई थी वही दो बार आ गई है। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म्स वाली आई है बस, वो भी 2 अपलोड हुई है, एक ही डीपीपी। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। यानी आपको जो दूसरी डीपीपी मिलेगी वो आप करिएगा, ठीक है ना? जो तीसरी भी अगर मान लो मिलती है तो वो अगली क्लास के बाद करना।
ठीक, तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं फिर से। बाय बाय। क्लास की नोट्स भी डाल दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर थैंक यू। सर आज पीने चलोगे?